क्रुश्चेव निक्सन की छाती पे उंगली डाल रहा है और लोग वो सीन देख रहे हैं, और पीछे क्या पड़ा हुआ है? वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स। और रशिया में लोग सोच रहे हैं क्या बात कर रहे हो, तो हर घर में वॉशिंग मशीन, ये तो हो ही नहीं सकता, हर घर में फ्रिज, इम्पॉसिबल। और जब लोगों ने कहा अच्छा होती है, तो इनको लगा अरे इनकलाब तो वहाँ आया हुआ है, यहाँ पे इनकलाब है नहीं है। जो वेल्थ की कंसंट्रेशन है वो 10% के हाथ में 80% जा चुकी है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब सोशलिज्म वर्ड लिखा हुआ है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, सब कुछ उसी हिसाब से हो तो रहा है। शब्दों से क्या दिक्कत है? मैं आपका सवाल बड़ा बढ़िया तरीके से समझ, और जब मैं प्रोग्राम में आ रहा था तब भी मैं यही सोच के आ रहा था कि एक पॉइंट तो ये मैंने बोल के ही आना है, वो मेरे को आपने मौका दे दिया। तो लोगों ने कहा कि अच्छा तो फिर सोशलिज्म जीत रहा है। अच्छा वहां पे प्रेसिडेंट ये घड़ी लगाता है, ये है सोशलिज्म। सिंबल्स में बेहद पावर होती है, वर्ड्स में बेहद पावर होती है। आपकी नेशन स्टेट के सारे एटम बम वो नहीं कर पाते जो आपकी $15 की घड़ी कर लेती है। सेकुलरिज्म की वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान होता है। तो उसने उसको पहनने पे मना कर दिया, और जिसने पहनी शुरू में, याद रखो, उसने चौक में फांसियों पे लटकाई टोपी पहनने के कारण। हैट लॉ को इस तरह से एनफोर्स किया गया। बेसिकली वो जो रिलीजियस सिंबलिज्म थे उसको वो सबट्रैक्ट करना चाह रहा था कि इसको माइनस करो अपने देश में से, हमने धरती को कंप्लीटली सेकुलराइज करना है। कि जनता को डेमोक्रेसी को, सेकुलरिज्म को, सोशलिज्म को उलट पलट के देखने का मौका मिलता कि ये चीज़ क्या है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जनता ने बहुत लड़ के, किसी ने डिमांड उठाई थी कि भाई सेकुलरिज्म डालो। चुपके चुपके रात दे नांसू बहाना रात, हमको आशिकी का वो जमाना। हसरत मोहानी का नाम था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर। मैं सुबह उठता हूँ और हे रात कह के मैं पैर जमीन पे रखता हूँ और जूती पहनता हूँ और आज के काम पे लग जाता हूँ कि आज दिन में क्या क्या काम है। एक ये अलग एक्ट है, इसको शायद हम कोई कल्चरल रिलीजियो एक्ट कह सकते हैं, बिल्कुल तो चल रहा है। लेकिन जब मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम कहा जाता है वो रिलीजियस एक्ट नहीं रह जाता। इंश्योरेंस कंपनीज को सरकारी कर दिया, कोल माइंस को, ऑयल इंडस्ट्री को सरकारी कर दिया, 10 बैंकों को सरकारी कर दिया। ये तब किया गया जब संविधान में सोशलिज्म वर्ड नहीं था, लेकिन जब डाल दिया गया उसके बाद कितना हम समाजवादी हो गए, ये मुझे कहीं नजर नहीं आता। एक दिन हुआ था पंजाब में, हम जगजीत चन्नी चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने शाम को निकालते हैं नोटिफिकेशन ये नेट सीलिंग एक्ट लागू करेंगे। मैं तो 24 घंटे बाद वापस लिया था, इतना अफवाह हो गया था, डर इतना लगता है कि आगे सोशलिज्म बात जब गली में बाहर आ जाता है तो सबको उसका फर्स्ट प्रमाइस भी वही है जो आपका फर्स्ट प्रमाइस है कि जी भूटान इस्लामिक रिपब्लिक, इधर इस्लामिक रिपब्लिक, उधर हम कैसे तो सब तरफ। तो इसी को कुछ लोग लॉजिक बना के कह रहे हैं कि इसी का कंक्लूजन है कि फिर हमें भी हिंदू रिपब्लिक बन जाना चाहिए। फिर जब सारे इस्लामिक रिपब्लिक हैं चारों तरफ, फिर हिंदू रिपब्लिक की भी कुछ जवाब चाहिए। अगर अकाली दल ने अपने आप को धार्मिक पार्टी कहना था, कीर्ति और किसान की पार्टी कहना था, तो धर्म की ये डिमांड है कि जब नए इंडस्ट्रियल कोड्स आते हैं तो तुम उठ खड़े हो ना, तो फिर तुम्हारा धर्म तुमको पुकार रहा है। फिर गुरु ग्रंथ साहब में ऐसी कौन सी फिलॉसफी है जो तुमको ये नहीं कह रही कि तुम खड़े हो जाओ और झंडा उठा लो कि मैं तो कीर्ति के साथ ये नहीं होने दूंगा। आप उसकी लूट खसूट का इंतजाम कर रहे हैं, यू आर राइटिंग इट इनटू द लॉ कि आप उससे ओवर टाइम ऐसे ले सकते हैं, उसको पैसा इतना देंगे, उसको नौकरी से यूं निकाल सकते हैं, वो ट्रेड यूनियन नहीं बना सकता है। हम एक खास सर्कमस्टांस में बैठे हुए थे कि अंग्रेज जा रहे हैं, तो एक आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसी को बनना है, तो वो मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न शब्द है, तो मॉडर्न शब्द ढूंढ लिया उन्होंने भी जाके इतिहास भूगोल में से, और वहाँ से उनको समझ में आया कि सर ये मॉडर्न होता है। मॉडर्न होने का मतलब है कुछ सेकुलरिज्म होना चाहिए, कुछ सोशलिज्म होना चाहिए, कुछ मॉडर्निटी के और कुछ बेंचमार्क्स हैं, डाल दिए जाए, इंडिया मॉडर्न हो जाएगा। लेकिन बात वो है जो अम्बेडकर ने उस वक्त भी पकड़ी थी कि एक अनडेमोक्रेटिक सॉइल के ऊपर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आप ग्राफ्ट कर रहे हैं। तो ये सोशलिज्म को हटाना उन फ्यूचर के विजन के लिए ज़रूरी है जब यहाँ अखबारों में जैसी भी अखबारें उस समय होंगी, जब उसमें क्लासिफाइड ऐड छपा करेंगी कि भाई मार्स के साउथ वेस्ट वाले कोने में मंगल ग्रह के एक कॉर्नर प्लॉट जो है इंडस्ट्रियल 8,500 एकड़ का वो खाली है। एक ना फिल्म आई थी 1959 के आसपास है, धूल का फूल। उसमें गाना था, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। सलेंदर जी। अच्छा, उस गाने की जो बोल है ना, उसमें एक खास बात जो मैं नोटिस करता हूँ वो ये है कि गाने में ना एक तरह की रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, वो जो बच्चा उसने गोद में लिया हुआ है हाथ में और उसने उसको पालना पोसना है, लेकिन साथ में वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि देख भाई तू ना तो हिंदू बनेगा ना तो मुसलमान बनेगा, और साथ में एक इंस्ट्रक्शन भी है कि तू इंसान बनेगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका जो सेकुलरिज्म है वो ऐसा नहीं है। ये गीत अपने आप में सेकुलर है,
लेकिन हमारे जो संविधान का जो सेकुलरिज्म है वो बहुत लिबरल है इस मामले में। उसको कोई मतलब नहीं कहता आप हिंदू बनो, मुसलमान बनो, इंसान के बाद बनो, इंसान बनो, कुछ बनो। उसने आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस दे दी है कुछ भी बनने के लिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम जानते हैं कि वो भी सेकुलर है। इतनी फ्रीडम देने के बावजूद भी कभी कभी कुछ आवाज़ें उठ पड़ती हैं कि हटा दो इस शब्द को। अभी रिसेंटली जो आरएसएस ने दोबारा से राज छेड़ दिया है, ये दोनों वर्ड्स जो है उनके टारगेट पे है, सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, आरएसएस ने ये बात छेड़ी है, लेकिन ये बात मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि अभी छिड़ी है, ये बात तो काफ़ी दिन से चली आ रही है। हाँ, ऐसा बड़े दिन से सुन रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो सेकुलरिज्म है, तो कुछ एक हिस्सा तो यही कह रहा है कि उस सेकुलरिज्म की वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान होता है। तो कैसा नुकसान? कि अब जो कहने वाले हैं उनका तो कहना ये है कि सेकुलरिज्म की वजह से ये हो गया कि यहाँ पे कुछ लोगों को पर्टिकुलरली अपील्स करने की एक पॉलिसी जो है वो चला दी गई, नाम उसका सेकुलरिज्म रखा गया। यानी उनका कहना कहीं ना कहीं ये है कि जिसको सेकुलरिज्म कहा जाता है वो इन प्रैक्टिस ये किसी माइनॉरिटी को अपीज करने का सिद्धांत है, ऐसा साउंड इनको कर रहा है। तो इससे उनको लग रहा है कि हमारे पास ग्राउंड है कि बहुत देर से एक मेजॉरिटी है जिसको मेजॉरिटी होने की वजह से ही बड़ा दबा दिया गया है कि तुम तो मेजॉरिटी हो, इसलिए तुम हर कुछ छोड़ दो अपनी, तुम्हारी मान्यताएं अगर गैर वैज्ञानिक है तो उनको मतलब विज्ञान के पैमाने से भी कोई परख लेता है। हाँ, तो उनको ऐसा लगता है, मतलब ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि ये इनका इसका लोग अपने ट्रेडिशन से, कल्चर, हिस्ट्री से उससे दूर हट जाते हैं। उसे दूर, और उनका ये कहना है कि हमारी कल्चरल हिस्ट्री में ये रहा नहीं है कभी, कि हमारी कल्चरल हिस्ट्री है वो ये कभी हमारी कोई सेकुलरिज्म हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, ये एक वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है, वो वेस्ट में से उठाया आपने, कॉपी करके रख दिया। वहाँ पे तो स्टेट और पोप का एक दौर में अलग अलग करना ज़रूरी था और उसमें से ये आइडिया निकला। यहाँ तो कोई उस तरह का पोप नहीं है, यहाँ तो स्टेट की अपनी कल्चरल इम्पोज जो है वो मान लीजिए महाभारत से कभी आ रही थी, कभी अर्थशास्त्र से आ रही थी। तो यही हमारा पास्ट है, तो इसी पास्ट को हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए था। तो ये मेरे को लगता है कि लॉजिक लेके कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया है। और इनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में है दोनों वर्ड्स बीजेपी के। ये हम लोग पहले इसको देख लें कि ऐसा नहीं कि सेकुलरिज्म कोई इतना डिसाइडेडली, नैरोली, क्लियरली, एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नाम की ऐसी कोई वस्तु तो है नहीं, बल्कि उनका वेस्टर्न सेकुलरिज्म है। ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म भी कोई एक चीज़ का ऐसी कोई सिंगल एक है नॉन एडहेरेंस वाला सेकुलरिज्म, स्टेट का कुछ है। एक है नॉन इंटरफेरेंस वाला सेकुलरिज्म, हमें स्टेट इंटरफेयर करेंगे। फिर है नॉन एसोसिएशन वाला सेकुलरिज्म। और वेस्ट में भी अगर आप देखो जो सेकुलरिज्म है, अगर आप फ्रांस को देखते हो तो एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है वहाँ पे। उनका स्पेशली लॉ 1905 का जो उनका लॉ है, मैं उसका फ्रेंच वर्ड ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, वो इतना क्लियर है कि स्टेट का कोई मतलब किसी किस्म से नहीं हो सकता। एक यूनाइटेड स्टेट्स का सेकुलरिज्म है जो फर्स्ट अमेंडमेंट में से आता है, 1791 में से आता है, जो स्ट्रिक्ट टॉलरेंस का है, यू विल टॉलरेट एंड स्टेट विल हैव नथिंग टू डू विद इट। और एक फिर एक प्रिंसिपल इक्विडिस्टेंस वाला सेकुलरिज्म है जो भारतीयों का सेकुलरिज्म है। इनफैक्ट ये जो हाल ही में पिछले साल ये नवंबर में 6 महीने हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है सेकुलरिज्म को, प्रीएम्बल को चैलेंज वाला केस, तो उसमें सीजेआई ने बहुत क्लियरली लिखा अपने फैसले में कि सेकुलरिज्म शब्द के एक मायने आहिस्ता आहिस्ता देश ने तय किए हैं। तो समय के साथ हमारे वाले सेकुलरिज्म की रूपरेखा डिफाइन हुई है, किसी कंस्ट्रक्ट में से, वेस्टर्न किसी किताब में से, किसी सोच से नहीं लेगी। आपके पास, हमारे पास टर्की में दोनों एग्जाम्पल है भाई। जब कमाल अतातुर्क ने ये कहा कि मुझे तो सेकुलराइज करना है, तो ऑटोमन एम्पायर से निकल के आया था टर्की। वर्ल्ड वार 1 के बाद देश कोलैप्स कर रहा था, तो उसने यहाँ तक ला दिया, हैट लॉ निकाल दिया। तो एक टोपी कौन सी पहनोगे, वो फैज टोपी पहनते हैं। फैज टोपी यहाँ मैं थोड़ी लंबी, मिर्ज़ा गालिब की तस्वीरों में जो फैज टोपी जो आपको नसीरुद्दीन शाह के सर के ऊपर दिखाई देती है सीरियल में, वो फैज टोपी थी ऑटोमन एम्पायर वाली। उसने उसको पहनने पे मना कर दिया, और जिसने पहनी शुरू में, याद रखो, उसने चौक में फांसियों पे लटकाई टोपी पहनने के कारण। हैट लॉ को इस तरह से एनफोर्स किया गया। बेसिकली वो जो रिलीजियस सिंबलिज्म थे उसको वो सबट्रैक्ट करना चाह रहा था कि इसको माइनस करो अपने देश में से, हमने टर्की को कम्प्लीटली सेकुलराइज करना है। अब जो स्टेट का थोपा हुआ सेकुलरिज्म था, उसने कुछ समय तक तो टर्की को बड़ी मॉडर्नाइज इमेज ली, वेस्ट के इमेज में पूरा ठाल दिया। कोट पैंट पहनते थे, सब लोग पहनने लगे, टर्की बहुत
परंतु वही इस्लामिक ताकतें लगातार अपने एडहेरेंट्स भी खोजती रही और अंत ये रेसिप एर्दोगन की शक्ल में अब वो देखिए कि वहाँ पे वो वही इस्लाम कैसे झूम के आ रहा है और आज किस तरह की डिक्टेटरशिप है। आज हम फिर वापस उसी लड़ाई पे बैठे हैं। तो इवेंचुअली कंट्रीज सोसाइटीज़ अपना सेकुलरिज्म, अपना जो तवाज़ुन है उनके विश्वास का, धर्म का और स्टेट के सेकुलर आइडियल्स का, वो खुद ढूंढती हैं। मुझे सिर्फ हिंदुस्तानी सेकुलरिज्म से इतना सा इतराज़ है, हमें उस सारी बहस को देखना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने की कि सेकुलरिज्म शब्द एक्सप्लिसिटली डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लेकर नहीं, देश आज़ाद होने से पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया था 47 की जनवरी में नेहरू ले आए थे, ठीक है। और प्रियम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन दरअसल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही एक रूप है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज व्हाट Kawaljeet is a student and teacher of philosophy. It's basically is the philosophy of the constitution. उसमें भी अगर आप इस पे थोड़ा ध्यान रखते हो कि हमें सीधे सीधे सेक्युलर वर्ड नहीं डालना, तो वो इसलिए था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन एक मैकेनिज्म है स्टेट को ऑर्गेनाइज करने का, स्टेट की फंक्शनिंग चलाने का। अब ये समय समय पे लोग डिसाइड करेंगे कि उनको सोसाइटी कैसी बनानी है, इसलिए एक्सप्लिसिटली ना डाला जाए। और जब डाला गया तो किन हालातों में डाला गया? एग्जैक्टली वो हालात जिनकी हम निंदा करते हैं, जो किसी डेमोक्रेसी में नहीं होने चाहिए, कि सारी पार्लियामेंट जो है वो हैंडीकैप्ड है, अपोजिशन उसमें है नहीं है, आपने यकमान बना रखी है, विरोधी सब जेलों में डाल रखे हैं, और आप कहते हो मैं एक अच्छा काम करूंगी, मैं इसमें सेकुलरिज्म डाल दूंगी, प्रियम्बल में मैं सोशलिज्म डाल, 76 में, हाँ 76 में बिल्कुल 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो अगर इतना विश्वास था हमारे देश की सेकुलर ताकतों को, जो आजकल संविधान और सेकुलरिज्म और सब झंडे लिए नौजवान भारत जोड़ने की चिंता में है, तो फिर इनके तमाम, अब क्या क्या कहूँ, दादी से लेकर के पापा से लेकर के, जब माते कांग्रेसियों की मादरे वतन का राज्य था मनमोहन सिंह के दिनों में, तो तब उन डेमोक्रेटिक तरीकों से फिर आप सेकुलरिज्म लेके आते ना संविधान में, इस बारी तो बहस को दोबारा चलाते, ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू क्यों आया? फिर एक पूरी सोच समझ का एक निरंतर प्रवाह चलता, तो उसके थ्रू आता। अब ये भी है कि हम एक तो सेकुलरिज्म के लिए खड़े हैं, तो जिस तरह से वो डाला गया वो भी प्रॉब्लमेटिक है, जिस तरह से 42nd अमेंडमेंट में डाला गया, और जिस तरह से अब निकालने की कोशिश की जा रही है वो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो एक खास सोच में से आता है। तो इट्स यू नो वी नीड टू प्रॉब्लमेटाइज दिस एंटायर। उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि आप, मेरा सेकुलरिज्म, आपका सेकुलरिज्म, किसी और का सेकुलरिज्म, देश का सेकुलरिज्म, द्राविडियन कम्युनिटी का सेकुलरिज्म, स्टालिन की जुबान में सेकुलरिज्म और है। आप सुखबीर सिंह बादल को बोलोगे तो सेकुलरिज्म के मायने जेट से डिफरेंट हो जाएंगे, जिनको पंथ का बोलबाला चाहिए हर समय। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स टर्फ है। अब सिर्फ एक शब्द से मुझे एक चीज़ ये भी लेती है कि देखो, अभी ये अगर हमने इस पे मान लीजिए किसी रिसर्च आर्टिकल की तरह बात करनी हो, तो ठीक है, ये हम इसकी हिस्ट्री ट्रेस करेंगे, फिर हम इसकी प्रॉब्लमेटिक्स देखेंगे। मैं वो ऐसा एनलाइटमेंट के दौर में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं जिसको एड्रेस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये डला कब था, बिल्कुल ठीक है, उसमें सही तरीके से डल जाना चाहिए था, लेकिन डलने के बाद अब निकलने के सवाल उठने के बीच में बहुत सारे साल जा चुके। अब उस बीच में क्या हुआ? उसमें तो कहा ये सवाल भी आना चाहिए कि पहले क्यों नहीं निकाला, फिर तुम्हारा ही लोगों का तो राज रहा, पहले निकाल भी एक बात है। 11 नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स रही है सेंटर आफ्टर द इमरजेंसी, निकाल भी एक बात है। लेकिन जो दूसरा मेरा एक पॉइंट है वो ये कि जब ये बहस थी नहीं, जब मान लीजिए ना कोई ये सवाल उठ रहा था कि अभी तुरंत से इसको हटा दो, डला ही हुआ था, उस वक्त जो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सेकुलरिज्म था वो नहीं, वहाँ दिक्कत है। वहाँ अगर हमारे आज ऑटोमन एम्पायर की जो एग्जाम्पल है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी भी दे सकती है कि भाई कैसे वहाँ पे उनको अपना खलीफा, अपना कैलिफेट चाहिए बेसिकली। हाँ, तो वो भी ये दे सकते हैं, उदाहरण कि देखो सेकुलरिज्म जो है, जब स्टेट जो है वो धक्के से लागू करती है तो उसका नतीजा बुरा निकलता है, बुरा निकल रहा है, ये वो भी कह सकते हैं, दिस कैन बी देयर लॉजिक आल्सो। तो मुझे जो लगता है वो ये कि इस बीच में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गैप रहा दोनों चीज़ों पे, सोशलिज्म पे भी, सेकुलरिज्म पे भी, और इनफैक्ट तो डेमोक्रेसी पे भी इन जनरल। उसमें जनतक डिबेट कि जनता को डेमोक्रेसी को, सेकुलरिज्म को, सोशलिज्म को उलट पलट के देखने का मौका मिलता कि ये चीज़ क्या है,
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जनता ने बहुत लड़ के किसी ने डिमांड उठाई थी कि भाई सेकुलरिज्म डालो। अच्छा, मेरे को ऊपर से मिलने में इसलिए दिक्कत नहीं लग रही कि और कैसे मिलना था। हम एक खास सर्कमस्टांस में बैठे हुए थे कि अंग्रेज जा रहे हैं, तो एक आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसी को बनना है, तो वो मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न शब्द है, तो मॉडर्न शब्द ढूंढ लिया उन्होंने भी जाके इतिहास भूगोल में से, और वहाँ से उनको समझ में आया कि सर ये मॉडर्न होता है। मॉडर्न होने का मतलब है कुछ सेकुलरिज्म होना चाहिए, कुछ सोशलिज्म होना चाहिए, कुछ मॉडर्निटी के और कुछ बेंचमार्क्स हैं, डाल दिए जाएं, इंडिया मॉडर्न हो जाएगा। लेकिन बात वो है जो अम्बेडकर ने उस वक्त भी पकड़ी थी कि एक अनडेमोक्रेटिक सॉइल के ऊपर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आप ग्राफ्ट कर रहे हैं, आप बाहर से रोप दे रहे हैं। यही बात सेकुलरिज्म के साथ भी है। बिल्कुल, एक कंट्री जिसके अंदर अभी राइट्स हुए थे, अब उसमें मान लीजिए राइट्स के अगेंस्ट कुछ बात सिर्फ हो रही होती, उसी को लेबल लगा दिया गया सेकुलरिज्म का कि यही सेकुलरिज्म है कि हम राइट्स द्वारा नहीं देखना चाहते। और बहुत सारा हिस्सा था भी, ये डर था, बहुत सारा हिस्सा था भी जिसने देखा खून बहता चारों तरफ, उनको लगा कि अच्छा ये सेकुलरिज्म शायद हमारे को खून के बहने से रोक देगा। यही मुझे लगता है उसकी एक्सेप्टेंस है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बावजूद सेकुलरिज्म के खून बहता रहा, खुद सेकुलरिज्म इंट्रोड्यूस करवाने वाली पार्टी के बहुत सारे स्टेट्स के अंदर उन्होंने पत्ता खेला, खून उन्होंने खुद बहाया। इसके लिए तो अभी भी अब मैं कह रहा हूँ ये जो हम भुगत रहे हैं ना, जो बेसिकली कह लो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म आज भुगत रहा है, ये बेसिकली इनका किया धरा भुगत रहा है। आई थिंक अम्बेडकर एक तो अम्बेडकर की आइकनाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, इतना फ्रीज कर दिया गया है अम्बेडकर को कि क्रिटिकली बात करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अम्बेडकर का एक आइडिया था उस समय, और हम सब उस आइडिया को परनाए हुए हैं कि you can reorganize, you can change society through politics। और हम सब ये बात ही क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ते लिखते हैं, क्यों मैं जर्नलिज्म में आया हूँ, क्यों कवजित एकेडमिक्स में इतना करते हैं, क्यों आप बुगला गर्दी में शुमार हैं? इसलिए कि हम ये सोचते हैं कि साथ ही राजनीति करेंगे, राजनीति करके आसपास की तीन दुनिया बदली जा सकती है। अम्बेडकर had another idea that he adds in the immediate next sentence, say what society could not do from below, the state will do from above, politics will do from above। अब हालात ने, समय ने हमें ये बताया है कि ऊपर से स्टेट करे ये तो ज़रूरी है, पर सोसाइटी का नीचे से करना बेहद ज़रूरी है। ऊपर से स्टेट ने रिजर्वेशन ले आए, अफर्मेटिव एक्शन हो गया, नीचे सोसाइटी में यहाँ बेटी का मोहब्बत किससे हो जाती है, इतनी देर पे लोग कत्ल करने को सोसाइटी तैयार है अपने ही बच्ची का। तो there are things where we are failing as a society because politics is failing the society। पॉलिटिक्स की बात ठीक है, लेकिन जब वही हम पीछे जाए, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहस चली है जी, या आपने संविधान को पढ़े, तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आता कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कोशिश की हो या हमारे फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने कोशिश की हो कि देश के लोग सेकुलर हो जाए। ये कोशिश, उसमें ना एक्टिव कोशिश नजर नहीं आती है। नहीं, ये हुई ये नजर क्यों नहीं आती है, थोड़ा हमें जाना पड़ेगा बहस में भी। जब KT शाह रखते हैं ना इस बात को कि हम इन दो वर्ड्स को रखें, उनका कहना क्या था कि इनको रखने से हमारी कमिटमेंट नजर आएगी और हमें एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव नजर आएगा। अमेंडमेंट वो सोशलिस्ट सेकुलर यूनाइटेड स्टेट्स उन्होंने किया, हाँ, यूएस की तरह। हाँ, इन दोनों शब्दों को लेकर आने का उनका ऑब्जेक्ट ये था कि देश जब प्रोग्रेस करेगा, डेवलप करेगा, तो इनकी तरफ को जाए, आइडियल सामने रहे, आइडियल सामने रहेंगे। लेकिन इस बात को डॉक्टर अम्बेडकर ने और जवाहरलाल नेहरू इनसे सहमत हुए इस बात से कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक फ्रेमवर्क तय करेगा बस कि कैसे स्टेट ने काम करना है, पॉलिसी नहीं डिसाइड करेगा। एज ए पॉलिसी तो उस वक्त मुझे लगता है उस बहस में इन्होंने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये भी उस समय रहा होगा ना कि सेकुलरिज्म आपकी आर्टिकल 25, 26, 27, 28 से सेकुलरिज्म आ ही जाता है, नहीं आता है एक्सप्लिसिट, नहीं मुझे लगता है कि ये सोच उस समय बहस में ये रही बात नहीं। उन्होंने उन्होंने इन दोनों वर्ड्स को लेकर ये कहा अम्बेडकर ने कि देखो, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो चीज डाली है वो समाजवाद है, हाँ वो समाजवाद, जो हमने फंडामेंटल इसमें डाला है वो सेकुलरिज्म है, लेकिन वो सेकुलरिज्म नहीं है उस हिसाब से मुझे लगता है। उसमें क्या है, इसमें सिर्फ ये दिखता है कि स्टेट क्या नहीं करेगी। स्टेट जो है वो बराबरी सबको देगी, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 16 है कि पब्लिक, चैप्टर 4 इसी पे, हाँ चैप्टर 3 में ऐसा प्रिंसिपल, और आर्टिकल 25 है कि आपको छूट है, आप अपना धर्म अब करो, पूजा पाठ करो, प्रोपेगेट भी करो, और अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं आप, जो मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें एक पॉइंट बड़ा और जबरदस्त है, उसको समझे ना हम तो थोड़ा, मुझे चीज़ थोड़ी ऑपोजिट नजर आती है उसमें। वो कहते हैं आर्टिकल 28 या 9 है
कि आप जो स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, उसमें रिलीजियस टीचिंग्स नहीं होगी, स्टेट को रोक दिया इस काम से, अच्छी बात है। लेकिन क्या इतना ही कर देने से क्या सोसाइटी सेकुलर हो जाएगी? रिलीजियस टीचिंग्स नहीं होगी, ठीक है, आप चंडीगढ़ के स्कूलों में जाएगा कभी, मैं चंडीगढ़ से पढ़ा हूँ, आप अगर अभी स्कूलों में जाएंगे तो आपको ना शुरू में एंटर करते ही सरस्वती देवी जी की मूर्ति वहाँ पे स्थापित हो जाएगी। तो ये हमें पता है कि वो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ज्ञान की देवी है। अब कोई कहे कि यार सेकुलर स्टेट है ना, स्टेट फंडेड स्कूल है, ये यहाँ पर एक धर्म की स्पेसिफिक कैसे हो सकती है? तो इस क्लास वाला सेक्युलरिज्म नहीं। लेकिन ये भाई वो चीज़ ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सिर्फ रिलीजियस टीचिंग नहीं दोगे, बाकी कुछ भी कर सकते हो। कोई सरकारी डिपार्टमेंट बनता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज नॉट द ओनली थिंग एजुकेट। मैं वहीं पर आ रहा हूँ, घर भी है। जब कोर्ट की नई बिल्डिंग बनती है ना, ये तो चीज़ देखी होंगी मैंने, नई बिल्डिंग बनती है, जब नई भरी जाती है तो वहाँ पर पूजा पाठ होता है एक ग्रुप स्पेसिफिक ढंग से। पॉलिटिकल आई आप कोई कहे कि यार सेकुलर कंट्री है, ये नहीं कर सकते हो, भाई कोई रोक नहीं क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलरिज्म इन चीज़ों को रोकने लगाता है। नतीजा ये है कि लोग सेकुलर नहीं हो पाए। सेकुलरिज्म दूर की बात है। यहाँ मुझे लगता है आप जो आपका लॉजिक बिल्ड हो रहा है ना, वो थोड़ा मेरे को ऐसे सुनाई दे रहा है कि अगर रोक लगा दी जाती तो लोग सेकुलर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं होता। नहीं, एक रोक है ना कि यार एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस टीचिंग्स नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो रोक है। वो रोक है, और भी रोके मान लीजिए लगा देते तो रोकों से हो जाता। उसकी बजाय मुझे ये लगता है कि मेरे को मतलब मैं एग्जाम्पल कहाँ से सोच पा रहा हूँ, एग्जाम्पल सोच पा रहा हूँ कि जब रशिया में रेवोल्यूशन आता है, वहाँ पे वो उनकी जो अनाउंसमेंट है उसमें लेनिन की स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि कॉलिंग द Russian revolution a socialist revolution does not means that the empire is now a socialist empire. It only means our resolve to carry forward the struggle till we make a socialist empire. तो ऐसा कुछ आइडियल सामने रख देना, इतना ही काम कॉन्स्टिट्यूशन का हो सकता। लेकिन इसको एज एन आइडियल रख के, और इसको इस बात का एक्सक्यूज बन, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ बहुत ही क्लियर तरीके से हुई। जब क्रुश्चेव आते हैं तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि देखो, स्टालिन ने तो कहा था 1936 में कि सोशलिज्म हैज वन, सोशलिज्म फाइनली जीत चुका है। अब जब सोशलिज्म फाइनली जीत चुका है, क्वालिटेटिव चेंज हो चुकी है, तो अब तो कोई खतरा ही नहीं है, कोई अपोजिशन क्लास ही नहीं है, विरोधी जमात नहीं है, तो विरोधी जमात को दबाने के लिए लॉ की भी क्या जरूरत है, वो हटाओ। और कुल मिला के उन्होंने वो जो छूट का तरीका था जो आने को, इतना स्टालिन की लिगेसी का बोझ भी था उस सबसे भी। तो अब यहाँ हमारे यहाँ पे ठीक यही बात कि आप अनाउंस कर देते हैं कि अब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है, तो उसके बाद आप इस काम से भी तो अपने आप को बरी कर लेते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिफ्ट होती है सेकुलरिज्म सोशलिज्म, अब इसको बनाने की जरूरत क्या है? ये तो हो गया, इसका शब्दों पर डालने की बात नहीं है, एज अ गोल, एज अ ऑब्जेक्टिव। यही मैं कह रहा हूँ कि वो गोल और ऑब्जेक्टिव के तौर पे नजर आने में, और गवर्नमेंट की सिर्फ कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्रोनाउंस कर देने से नहीं होगा। उसमें ये फर्क है दोनों बात। जो रशियन एक्सपीरियंस था, जो सोवियत का एक्सपीरियंस था 17 के बाद का, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद का, और हम उसकी एकदम वेक में आज़ाद हुए 47 में आ रहे ना। आप 47 सोच के देखिए कि चाइना में हालात जा किधर को रहे हैं, वहाँ पे रेवोल्यूशन सामने दिखाई दे रहा है, कुछ हो जाएगा, हवा में तारी है। आप कत्लो गारत में से निकल के आ रहे हैं, अभी देश में रिफ्यूजियों के कैंप चारों तरफ लगे हुए हैं। उस सब में एकदम से ये चेंज फोर्स करनी, और शायद ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग पे रहा होगा। बाकायदा तारीख था कि अभी एकदम से सेकुलरिज्म सोशलिज्म के शब्द ना डालें। आप इनको याद करिए, सैयद फजलुल हसन को, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, हम सब इनको जानते हैं, और क्योंकि सब जवान थे एक समय पे। क्या है वो, चुपके चुपके रात दे नानसू बहाना रात, हमको आशिकी का वो ज़माना। हसरत मोहानी इनका नाम था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर। उन्नाव में बहुत खूबसूरत शहर है मोहानी, दुनिया भर के जहाँ से डेमोक्रेसी आती है वहाँ से इतने हकीम आए हैं कि मोहानी को वहाँ पे खित्ता यूनान कहते हैं, पिछले गिरानी हकीम होते हैं। वो एक एक्चुअली अमेंडमेंट लेकर आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उन्होंने कहा कि USSR है ना, तो हमारा जो नाम है वो यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक होना चाहिए, UISR होना चाहिए। तो कंपीटिंग जो सोच थी उस समय, वो हिंदुस्तान के बेहद लेफ्ट से आ रही थी कि भाई आप ठोक बजा के देश को सेकुलरिज्म इस तरह से रखिएगा। वो बहुत ज़्यादा जो यूरोपियन एक्सपीरियंस में से लर्नड लेसन्स थे उनको एनफोर्स कर रहे थे, और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बेहद राइट विंगर भी थे,
उसमें केटी शाह जैसे सेंट्रिस्ट भी थे, लैपटॉप सेंट्रिस्ट भी थे। उस समय शब्द का ना डालना समझ में आता है। इमरजेंसी के दौरान जब ये डाला गया, उस समय भी रशिया हम पे तारी था। जब हम सोशलिज्म डाल रहे थे तो हम एक सिग्नलिंग सोवियत ब्लॉक को कर रहे थे। याद है 76 इज लाइक द पीक ऑफ द कोल्ड वॉर। ये मतलब क्यूबन बे ऑफ पिग्स हो चुका है, मिसाइल क्राइसिस हो रहा है, अमेरिका सिविल वॉर में से निकल के आ रहा है, और अभी कल्चरल रेवोल्यूशन के आखिरी दिन थे। 76 तक आगे कल्चरल रेवोल्यूशन चलता है। अब ऐसे में दुनिया जा किधर को रही थी? आप सोचिए टर्की में हो क्या रहा था, कत्लो गारत हो रही थी। अब ओलंपिक करवानी है तो पहले 200-400 बच्चे को गोली मारनी पड़ेगी। न्यू मैक्सिको ओलंपिक्स में गोलियां मारी, 300 बच्चों की लाशें बिछा दी आपने, तब जाके ओलंपिक्स होती। ये सब दिखाई दे रहा था। तो उस समय ये सिग्नलिंग जरूरी थी। अब वो डाला पॉलिटिकल रीजन से गया, डाला गया जियो पॉलिटिकल रियलिटीज के कारण। और अब जो उससे फ़ायदा उठा रही हैं जो देश में इस समय काबूज फोर्सेज हैं, वो इसकी एक जो परसेप्शन वैल्यू है उसका फ़ायदा उठा रही है। ऐसा नहीं है कि आपने सेकुलर डाल दिया तो हम सेकुलर हो गए, और ऐसा नहीं है कि कल को आप सेकुलर निकाल दोगे तो सडनली ये हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सडनली मेरे मन में सब सेकुलर आइडियल्स खत्म हो जाएंगे। अरे भाई मनमोहन सिंह वो इतनी बड़ी 91 की लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ले आया, साथ में किसी ने एक एप्लीकेशन लगाई कि साहब आपके सोशलिज्म शब्द तो निकाल दीजिए, खारिज कर दीजिए, क्यों इसको रखा हुआ बिना मतलब का पूछ धो रहे हो आप? धो लिया ना हमने आराम से। हम 91 की पॉलिसीज और संविधान में सोशलिज्म दोनों के साथ जी रहे हैं। तो राम मंदिर की में मेरे प्रधानमंत्री का जजमान बनना और प्रियम्बल में सेकुलर शब्द का होना, इसको भी देश आराम से जी सकता है। अगर वो इसको निकाल रहे हैं, निकालने की बात कर रहे हैं, तो इनमें जो परसेप्शन का पोटेंशियल, वो जो पोटेंशियल फोर्स है इसमें निकालने का मतलब क्या होगा? इन इफेक्ट कुछ नहीं होगा, क्लैरिकल काम। एंड इन रियलिटी ऑन द ग्राउंड ये एक आवाज़े बुलंद ऐलान होगा कि हमने भारत को बदल दिया, हमने इसको यकरसी देश बना दिया है। इसी रंग में रहना होगा, उसमें कन्फ्लिक्ट्स नहीं आएगी। जो कन्फ्लिक्ट अब इजराइल देख रहा है, इजराइल में जो फलस्तीनियन है उसकी कौमी आइडेंटिटी है कि मैं फ़लस्तीन, उसकी नेशनल स्टेट आइडेंटिटी है कि मैं इजराइली हूँ। जो यहाँ सिख है उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, मैं सिख हूँ, मैं पंजाबी हूँ। फिर उसकी एक नेशनल स्टेट की आइडेंटिटी है, मैं इंडियन हूँ। जब आप उसको यकरंगी बनाएंगे और आप कहेंगे एक आइडेंटिटी चुनो, तो फिर लोग एक आइडेंटिटी नहीं चुनते होते, वो फिर ये सोचते होते हैं कि मैं अपना रास्ता आगे कैसे लेके जाऊँ। इसके लिए वो कुछ ऐसा करेंगे कि फिर आपको अर्पण नक्सल जैसे शब्द निकाल देंगे हम लोगों की पहचान बनाने के लिए। यू आर बेसिकली प्लेइंग विद फायर। इट माइट साउंड लाइक अ क्लैरिकल थिंग टू यू टुडे, एंड एन इंट्रिंसिक स्कॉलरली डिबेट व्हेन इट इज़ प्लेड आउट इन द स्ट्रीट्स, तो वो गलियों में जब डिबेट होता है तो वो सेमिनारिश पेपर निकाल के नहीं होता, वो दरवाजे के पीछे टांग उठा के बाहर गली में भीड़ें निकलती है, फिर वो डिबेट होता है। और एक बात मेरे को लगता है कि शायद मैं शब्द ही नहीं डाल रहा हूँ इसमें, ऑलमोस्ट कम आइडिया पे तो ऐसे ही कोई बात मैं भी सोच रहा हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत ज़रूरी लग रही है कहनी, कि जब सेकुलरिज्म डाला गया था तब ये किसी मूवमेंट के हेड पे नहीं था। ऐसा नहीं था कि एक मूवमेंट खड़ी हुई है देश में, सेकुलर लाओ सेकुलर लाओ सेकुलर लाओ और फिर जाके सेकुलरिज्म हुए। नहीं, वो आपने सही कहा, वो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें से डाला गया है। और सोशलिज्म को वो एक्सप्लेन करता है, तो सेकुलरिज्म स्टिल नीड्स टू बी अंडरस्टूड बेटर बाय क्लास इंटरव्यूज ट्रेंड। तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में वो डाल दिया कि लोगों ने तब भी कोई मांग नहीं की थी, लोग वैसे ही थे जैसे थे, उससे पहले भी वैसे ही जी रहे थे, उसके बाद भी वैसे ही जीते रहे। अब लेकिन जो हो रहा है, तो ज़रूर एक बड़ा हिस्सा देश में खड़ा कर लिया गया है जिसको ये कन्विंस कर दिया गया कि सेकुलरिज्म की वजह से आप लोगों ने सफ़र किया, और उस हिस्से को ये डिमांड की तरह महसूस हो रहा है सेकुलरिज्म हटाना। अब अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में से सेकुलरिज्म हटता है तो ये एक मूवमेंट की डिमांड पूरी होनी है, यानी उस मूवमेंट ने अगर ये डिमांड पूरी करवानी है कि सेकुलरिज्म हटवा लिया, तो फिर उसके बाद एक नॉन सेकुलर कंट्री बिल्ड भी करना है। यानी ये एक फ्यूचर के रास्ते की तरफ ग्राउंड वर्क ले डाउन हो रहा है। तो लाजमी तौर पे जब इस भाषा में मैं इसको कह रहा हूं तो मेरा मतलब साफ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म रहे, इसके लिए तब हुई थी कि नहीं हुई थी पता नहीं, लेकिन अब जरूर एक मूवमेंट वर्सेस एक मूवमेंट होने की जरूरत है। अब जरूर एक बात होनी चाहिए कि देयर शुड बी अ मूवमेंट व्हिच शुड बी कॉलिंग फॉर सेकुलरिज्म। तो तभी ये हो पाएगा कि मान लीजिए हटवा भी देंगे, मान लीजिए उनके पास पावर है, सफिशिएंट मेजॉरिटी मिल जाए उनको कॉन्स्टिट्यूशन में इसको हटाने की,
तो हटवा भी देंगे। लेकिन फिर वो जो मूवमेंट है जिसकी ये मांग पूरी हुई, और वो जो मूवमेंट है जो मांग कर रही होगी कि सेक्युलरिज्म डालो, फिर वो असल में हिंदुस्तान फिर डिसाइड करेगा कि हमें क्या चाहिए। फॉल्ट लाइन क्रिएट कर रहे हैं। उस मूवमेंट की फिनैलिटी जो है, उस मूवमेंट का अंत जो है, आउटपुट वो तय करेगी कि हिंदुस्तान एक्चुअली सेकुलर कंट्री बन रहा है। देखो मैं थोड़ा क्योर वो मुझे पता नहीं आपके फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, आपने ऊपर प्रिएबल फ्रेम करा के रखा हुआ, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि ऑर्डर ऑफ चेंजेस क्या होगा। मतलब उन्होंने इंडिया इज लाइक सॉवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वाई सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड डालेंगे, ये सेकुलर और सोशलिस्ट भी तो हो सकता था। ये जो ऑर्डर ऑफ इंसर्शन था इसमें क्या सोचा होगा कि पहले सोशलिस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग अ सेकुलर। ये तो मुझे लगता है कि इसका एक्चुअल कारण तो देखो फैक्चुअल सोचा नहीं गया हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आपने जिक्र किया ना कि एक पर्टिकुलर माहौल के अंदर ये हुआ था जिसमें सोवियत ब्लॉक, जिसमें ब्लॉक्स बन रहे हैं और सोवियत ब्लॉक को कोई मैसेजिंग करनी है, तो अगर उस एंगल से सोचा जाए तो फिर ठीक ही किया, फिर तो बिल्कुल ठीक किया। सोवियत ब्लॉक को मैसेज करना है तो फिर सोचो पहले इस पे लड़ने, सोशलिस्ट पे सेकुलर पे बाद में लड़के जरा। जब ये शब्दों की बात है ना कि सेकुलरिज्म वर्ड हटाया जाए, सोशलिस्ट वर्ड हटाया जाए, जैसे आप भी कह रही हैं कि उससे जब सोशलिज्म की प्रोविजंस तो डाल ही दी गई थी तो उसमें, और ये बहस भी रही कि जब प्रोविजंस आ गई है तो वर्ड से क्या दिक्कत है। अब आप मजे की बात ये देखिए कि उस वक्त सिर्फ 2 वर्ड नहीं, तीसरा वर्ड भी ऐड हुआ था, इंटेग्रिटी। अब जब ये अपने भाषण में जब बात रखते हैं वो कहते हैं कि 2 कारण है जिस वजह से हटना चाहिए। एक तो ये तब डाला गया जब एक तरह का डेमोक्रेसी नहीं थी इंडिया में, तो दूसरा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं थे। अब ये दोनों ही चीजें तो उस पर भी लागू होती है ना, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया पे, उस पर बात नहीं करते हैं। और जब सोशलिस्ट वर्ड हटाने की बात करते हैं तो सिर्फ प्रेम्बल से जो वर्ड है उसी को हटाना है, अंदर की प्रोविजंस चाहे वैसी रहे। अब मजे की बात यह है कि जो अंदर की प्रोविजंस है ना वो असल में आपको फ्रीडम देती हैं, वो किसी तरह की रोक लगाती ही नहीं है। जब वो ये बात रखते हैं लोगों के सामने कि ये जो सेकुलर वर्ड डाल दिया गया है, इससे एक कम्युनिटी को उन्होंने ज़्यादा अपीजमेंट दे दी है और आप अपनी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उससे आप पीछे हट गए हैं, जो ट्रेडिशंस है उससे पीछे हट गए हैं। असल में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविज़न है वो तो प्रमोट करता है कि आप अपने रिलीजन को फॉलो करो, उसको प्रोपेगेट करो, अपने संगठन बनाओ, संसदें करो, धर्म संसद करो, और वहाँ पे कुछ भी बुनियाद उसको प्रैक्टिस को सेकुलर मानती है। देखिए स्टेट आपने प्रीस्ट लगाना है नहीं लगाना तो आपकी मर्जी है, स्टेट का कोई लेना देना। प्रीस्ट कैसे लगेगा, प्रोसीजर्स क्या होंगे, वो सेकुलर एक्टिविटी है, जस्टिसाइबल है। यू कैन ट्रैक समबडी टू कोर्ट कि भाई फलां कम्युनिटी वालों को प्रीस्ट नहीं लगाया जा रहा है, जबकि वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है लॉ पे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का धक्का हो रहा है, तो फिर स्टेट ये नहीं कहती कि हम तो भाई सेकुलर है, इतना प्रिस्टाइन सेकुलरिज्म है। राइट में बात फिर वो आ जाती है। बिल्कुल, फिर वो मतलब SGPC में घपला होगा, बजट में घपला हुआ तो केस करप्शन का बनेगा, वो कोर्ट्स पे यू कैन ट्रैक इट टू द कोर्ट्स। इसी अभी तो एक जत्थेदार साहबान तो अभी चले ही गए थे, हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी, वो तो कम्युनिटी का पता चलेगा वापस ले ली, बट मैटर कुड वेरी मच बिकम जस्टिफाइबल। और दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सिख क्लरिक इट कैन बी जस्टिफाइबल और नॉट। तो ये एक एरिया है, तो ऐसा नहीं कि हमारी स्टेट बिल्कुल उससे अलग है, ये अलग नहीं है। लेकिन जो मामला चिंता कह रहे हैं, सोचने वाली बात है वो ये है कि आपका संविधान आपको इस बात की भी छूट देता है कि आप धर्म के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, धर्म संसद खोल सकते हैं, धर्म संसद भी कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं फिर क्या कुछ होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का इंटरव्यून करना पड़ता है कि भाई आप इकट्ठे होकर ऐसी हेट स्पीच आती है, संसद ने ये डिमांड ना करिए कि फिलहाल धर्म वाले को मार दिया जाए। तो जब आप ये बात कह रहे हैं कि अब जो हमारा जो संविधान है उससे जो सेकुलर वर्ड है, अब जो हटाने की बात कर रहे हैं कि इस वर्ड को हटा दिया जाए, वो सिर्फ प्रेम्बल की जो प्रोविजन है उसमें से हटाने की बात करते हैं, क्योंकि अंदर की जो चीज़ें हैं, जो आर्टिकल जो हमारा चैप्टर 3 है वो तो लिबर्टी देता है कि आप कुछ करो। अब वो लिबर्टी का बेनिफिट उठाता कौन है, क्योंकि मान लीजिए कोई रिलीजियस पर्सन है, वो घर बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी दिवाली है, परिवार इकट्ठा हुआ, पूजा पाठ कर ली, सुबह घर से निकल रहा है, माथा टेका निकल गया। लेकिन उन फ्रीडम्स की, उन लिबर्टी की जरूरत तब पड़ती है जब आपने अपने जैसे और लोग इकट्ठे करने हैं किसी पर्पस के लिए। जो अंदर और बाहर की बात कर रहे हैं, अंदर है प्रियम्बल में ही सिर्फ डाला। अभी हम इसको थोड़ा सा समझ ले, क्योंकि हमने आपने तो वो इतना ज़्यादा बात करते हैं बेसिक डॉक्ट्राइन वाले केशवानंद भारती की। केशवानंद भारती ने एक्सप्लिसिटली ये स्टेट कर दिया था कि सेक्युलरिज्म भी बेसिक डॉक्ट्राइन का पार्ट है। एक चीज़ वो प्रियम्बल के बारे में कहते हैं, that the preamble in India did not walk before the constitution. The judgment
एक्चुअली एज दिस वर्ड्स, क्लियर। पूरा संविधान जब बन गया, सबसे बाद में प्रियम्बल के ऊपर बहस हुई, सबसे बाद प्रियम्बल लिखा गया, विच इज द रिवर्स ऑफ हाउ इट हैपेंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे पहले उनका प्रियम्बल आया, वी द पीपल सबसे पहले आया, कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मुलेशन आहिस्ता आहिस्ता होती रही। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आता है, तो इसका मतलब वो एक डिफाइनिंग कवर है, और प्रियम्बल में चेंज करना या ना करना उससे बहुत अलग है कि आप संविधान में किसी धारा को बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। तो ये एक तो संविधान में आप बदल सकते हैं और किस धारा को बदल सकते हैं नहीं बदल सकते हैं, वो तो एक गोरखनाथ केस या नरवा बिल केस या सॉरी केशवनंद भारती, और उसके बाद में नरवा बिल केस एक लगातार जो केंद्र की जो पावर्स हैं स्टेट के अंदर उनको तो डिफाइन किया ही गया है, परंतु केशवनंद भारती प्रियम्बल के मामले में बिल्कुल क्लियर कर देता है। तो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि प्रियम्बल में बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा। वी शुड नॉट टेक आवर आइज ऑफ दैट कि भाई अंदर तो है ही है, अगर आप प्रियम्बल में बदल देंगे, नहीं भाई वो प्रियम्बल में बदलेंगे या नहीं बदलेंगे ये बहस के केंद्र में रहेगा। बहस बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब वो ना दुनिया को हमारी इमेज दिखाता है कि इंडिया एज अ कंट्री क्या को भी एग्जैक्टली। अब अपने पड़ोसी मुल्क को हम देखें, हमारे चारों तरफ पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक, बांग्लादेश है, इस्लामिक रिपब्लिक, भूटान है, म्यांमार है, बुद्धिस्ट स्टेट है, टिकलेस है, नेशनलिज्म है एग्जैक्टली। तो इस पूरे एरिया में कौन है जो एक तरह से एक डायरेक्शन दिखाता है, एक लाइट दिखाता है, रोशनी दिखाता है इस पूरे एरिया को? इंडिया ही है। ये कहने की बात, ये ना शब्दों का जो चुनाव है ना, ये चुनाव में ही उसी बात है। कौन लेके जा रहा है इसराइल को वहाँ पे इंटरनेशनल अदालतों में? वो तो साउथ अफ्रीका लेके जा, हाँ ठीक है। हिंदुस्तान तो नहीं ले जा रहा। हम क्या करते हैं, हम एक्सटेंड कर रहे हैं, सब बम मारते बंद करते कि नहीं गजा को हम एक्सटेंड करते। तो शर्मसार एब्सेंशन था तुम्हारी, इतिहास में लिखी जाएगी कि हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं। आई थिंक मुझे, लेकिन मुझे और चीज़ एक लगती है कि जो ये बात है कि जो मैं मतलब दोबारा ही एक तरह से अपनी बात को और एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ इस गिवन कंटेक्स्ट में भी, कि कॉन्स्टिट्यूशन में से ये वर्ड हटे, ये एक डिमांड है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड रहे, ये भी एक डिमांड बन जानी चाहिए। ये डिमांड तो लाइट दिखा सकती है इस एरिया में, एज सच जो भी हम हैं वो अपने आप में कोई लाइट दिखा देगा, वो नहीं, वो लाइट नहीं दिखा। तो ये लाइट दिखाने की जो बात है उसी के ऊपर एक नैरेटिव तो ऑलरेडी खड़ा है, वो एग्जैक्टली यही उसका फर्स्ट प्रमाइस भी वही है जो आपका फर्स्ट प्रमाइस है कि जी भूटान इस्लामिक रिपब्लिक इधर, इस्लामिक रिपब्लिक उधर, हम कैसे तो सब तरफ। तो इसी को कुछ लोग लॉजिक बना के कह रहे हैं कि इसी का कंक्लूजन है कि फिर हमें भी हिंदू रिपब्लिक बन जाना चाहिए। फिर जब सारे इस्लामिक रिपब्लिक हैं चारों तरफ, फिर हिंदू रिपब्लिक की भी कुछ जवाब चाहिए। सारी रनाइजा को 14th, 15th, 16th, 17th सेंचुरी के 400 सालों सारी रनाइजा को मुझे एक वाक्य में लाना हो तो इट इज़ वेदर ह्यूमन एजेंसी ऊपर है कि कोई कोई डिवाइन कमांड है। यस, इन 400 सालों से हमने ये जो आप हिंदुस्तान जो आप दुनिया को दिखा रहे हो, तो ये है कि हमने उस 400 सालों की रनाइजा से हम नहीं निकले और हम अभी भी वहीं पे खड़े हुए हैं। इसका मतलब हमें रनाइजा भी हमें तलाक दे के चली गई, हमें एनलाइटनमेंट का बोर्ड भी तलाक दे के चला गया और हम मीडियल डिबेट्स में आके फंसे हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत इस समय कोई रोशनी दिखा रहा है। भारत को कोई रोशनी दिखाती होती है, हमारे बच्चों को क्लास में प्रियम्बल के साथ थॉमस जेफरसन का वो क्या है वर्जीनिया वाला जो लॉ है, जो मतलब जो बेसिक फंडामेंटल लॉ है सेकुलरिज्म जहाँ से शब्दों में आता है, तो वो पढ़ाया जा रहा होता। हम तो जॉन लॉकी पढ़ रहे होते, हम वोल्टेयर पढ़ रहे होते, हम स्पाइनोजा पढ़ रहे होते, जेफरसन के साथ साथ हम पढ़ क्या रहे हैं। यहाँ आप वो वैदिक धर्म के कोर्सेज शुरू कर दीजिए और ये भारत जो लाइट दिखा रहा है जिसकी प्रधानमंत्री मोदी से लेके और ये जो सेकुलरिज्म के मसीहा हमारे नए हैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में योगी ये जो रोशनी दिखा रहे हैं, ये क्या कह रहा है हिंदुस्तान के बारे में। आई थिंक वी आर एक्चुअली बीइंग मेड टू ट्रच द डिस्टेंस दैट द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी कवर्ड इन 1500 years। जो दुनिया एपिक्यूरस से सोक्रेटिस से जो डिस्टेंस तय करती आ गई, सोक्रेटिस का देवर क्वेश्चनिंग द रोल ऑफ द गॉड्स, एपिक्यूरस और क्या कर रहा था। तो आज भी हम जो मिडिल यूरोप के चर्च स्टेट के रिलेशनशिप के डिबेट हैं, आज हम टीवी के ऊपर वो डिबेट कर रहे हैं कोई नेशन कितना पीछे हो सकता है। और सच में कंडीशन ये है कि लोग दरअसल उससे बहुत आगे हैं, उनको पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है और लोगों के एक बड़े समूह को
रिग्रेसिव टेंडेंसीज के द्वारा पीछे धकेला जा रहा है। यही, हाँ, वी आर ऑन अ रिवर्स मार्च। यही बात मैं क्या चाहता हूँ। मैं एक चीज़ एग्जैक्टली इनके यही कहना है मेरे को। देखिए यूरोप में ये डिबेट हुई, बहुत साल हुई, डिस्पाइट दैट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो वेव है राइट, वो यूरोप में ये इंटरनेशनल है, ये वर्ल्ड ओवर है। और इसका कोई संबंध, मैं अब जोड़ना इस बात से चाह रहा हूँ कि हमने सेकुलरिज्म पे बहुत सारी बात की, ये सोशलिज्म को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इंडिया में भी और वर्ल्ड ओवर भी ये लिंक्ड बहुत नज़दीकी से है कि ये पूरी की पूरी वेव राइट विंग की जो इंटरनेशनल बन चुकी है इस वक्त, वहाँ रेडिकलाइजेशन के ऊपर बात हो रही है। और क्या कहा जा रहा है कि यूएस के अंदर हो रही है, यूएस के अंदर डिस्पाइट ट्रम्प हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है। तो मेरा ये मानना है अब कि अब ये हमारे को जिस रूप में ये मामला मिला है वो उस हिस्टोरिकल उपलब्धि के रूप में तो नहीं मिला है। अब हमारे को ये मामला इस रूप में मिला है कि हमारे पास जो भी था, चाहे वो यूरोप के पास अपना एक सेकुलर फैब्रिक भी था, मैं तो कहता हूँ सफिशिएंटली। हमें लगता है कई बार जब यूरोपियन लोगों को देखते हैं टॉलरेंस का एक कोई आइडिया, तो वो बट ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने आत्मसात कर लिया पूरा। मतलब वो उनका जो लाइफ है वो नॉर्मली ऐसा दिखने में हमारे दिमाग पे बना हुआ है कि एक यूरोपियन पर्सन जो है वो होता है, लेकिन जब हम यूरोप की खबरें पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है गड़बड़ कुछ और है वो। तो इसका मतलब ये कोई रीअसरेक्शन हो रही है राइट विंग की, वर्ल्ड वाइड वाइट हेड्स हैं। तो इसका कोई समझ जो है। अब चाहे यूक्रेन की वॉर के अंदर, ठीक है, रशिया ने बहुत ही गलत किया ही है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए जो लोग गए उसमें एक हिस्सा वो है जो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बना के, बहुत ही रेडिकल किस्म के अंडरग्राउंड ग्रुप्स बना के और मर्सनरी आर्मीज की तरह जाके लड़ने जा रहे हैं। दोनों तरफ से मर्सनरीज आ रहे हैं, मर्सनरीज आ रहे हैं और वो यूएस से जा रहे हैं, वो यूरोप के बहुत सारे कंट्री से जा रहे हैं, या किराए के मर्सनरीज है, जैसे हमारे जैसे भारत के गरीब लोग वहाँ पे भी हो रही। हाँ, मैं जिस बात पे लाना चाह रहा हूँ कि इसको हमें जोड़ के इस बात से भी देखना चाहिए कि एक दौर में दुनिया में जब ये 91 की पॉलिसीज यहाँ आई है, उससे ठीक पहले पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का डंका बज रहा था। GATT से लेके सारी चीजें जो हो रही थी, तो उसमें ये चर्चा डेक्कल प्रपोजल्स के दौर के, उसमें बात क्या हो रही थी कि दुनिया जो एक गांव बनने जा रही है ना, तो दुनिया जो गांव बनने जा रही थी, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, तो ग्लोबलाइजेशन वाज द बजवर्ड। अभी हम अखबारों में ढूंढ लें आखिरी बार ग्लोबलाइजेशन शब्द कौन सी अखबार की किसी हेडलाइन में पढ़ा था, याद नहीं आता। अब तो मांगा है। अब तो हमारे को मिल रहा है, एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरा अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। उधर से अपना देखो, यूरोपियन यूनियन टूटने का जो आइडिया था पूरे का पूरा, उसमें क्या आ रहा था, इसमें कहता है कि ये बेसिकली हम जर्मनी, इट हैज समथिंग टू डू विद दिस आइडिया जो ग्लोबलाइजेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा था। वही फोर्सेस हैं जो इस वक्त से ये डीसेकुलराइजेशन, रेडिकलाइजेशन, राइट विंगाइजेशन जो भी कर रही है, ये फोर्सेस सेम है, इतना मेरे को पक्का पता। बिग मनी एंड बिग टेक हैव कम टू द चर्च अगेन। सीधा सीधा वही आ सिंपल है। वही इंडिया में ना ये जो डिमांड है कि शब्दों पर तो लगता है फुटाइल सी बात है, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वो बहुत बेनिफिशियल है इन सब चीज़ों के लिए। वर्ड्स के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हम ये देखें कि इस वर्ड के साथ भी, देखो ये इस वर्ड के मेरे को लगता है ये वाली आर्टिकुलेशन बहुत डेंजरस है। मैं वही दूसरा मैं और कह रहा हूँ, ये पर्टिकुलर आर्टिकुलेशन जो आप कह रहे हैं, मैं जस्ट आपके ध्यान में आपके सामने ही ला रहा हूँ, ये आर्टिकुलेशन डेंजरस हो जाएगी इसलिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि सफिशिएंट प्रोविजन है अपना अपना धर्म फॉलो करने के लिए, ये बात तो कोई नागपुर ऑफिस के अंदर बैठ के करेगा। यार क्यों हम काम का ये शब्द हटा के इसमें से शोर मचवा रहे हैं? उसके अंदर सफिशिएंट प्रोविजंस हैं, आप धर्म ऑर्गेनाइजेशन बना लें, उस पर आगे बताओ। तो मेरा ये कहना है कि ये वाली जो आर्टिकुलेशन है, ये तो वहां बैठ के भी इक्वली गुड की जा सकती है। ठीक है, आज हम जब जिस पोजीशन पे खड़े होकर आर्टिकुलेशन कर रहे हैं, मुझे साफ साफ ये कहना पड़ेगा कि ये सेकुलराइजेशन हटाने की डिमांड को, सेकुलराइजेशन को फोर्सफुली लागू करने का और उसका कोई नया मॉडल इनोवेट करने की बात जो है, और जो कमियां रह गई, वो विंडो खुल रही है, जो कमियां रह गई उसके ऊपर बात करने की, मतलब वो कि कोई काम था जो हमने करना ही था, उसको करने के लिए कोई सेकुलराइजेशन हटा रहा है, तो हम उसको समझाने बैठ जाए कि भाई सेकुलराइजेशन हटाए बिना भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ये मुझे लगता वक्त नहीं है। वक्त इस बात का है कि भाई जो तुम करना चाह रहे हो, इट इज अ सिनिस्टर प्लान, और इसको हाईलाइट करने की जरूरत है, और इसके काउंटर में कोई मूवमेंट ही होगी। मुझे ये और भी जाना नहीं, शब्दों से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी जुबानें हैं, दे आर मास्टर्स एट स्पीकिंग इन फोक्ड टंग्स। बीजेपी के मैनिफेस्टो के पहले पन्ने पर सेकुलरिज्म का जिक्र है। हाँ, दोनों का है, सोशलिज्म भी, सेक्सलिज्म भी, सिखाते हैं, परंतु फिर अगले ही पैराग्राफ में वो सेकुलरिज्म को डिफाइन करते हैं कि हिंदुस्तानी सेकुलरिज्म है सर्वधर्म सब। अब उन पे एक जुबान है जो हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं,
असम के चीफ मिनिस्टर, और ऐसा नरम गोशा दिल ना उनका कि उन्होंने कहा मैं 100% हिंदू हूँ, मैं सेकुलर हो कैसे सकता हूँ। आपको याद है ना, जैसे कोई हिंदू जो है वो टेररिस्ट हो नहीं सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा एक लाइन क्लियर कर रहे हैं कि अगर आप अच्छे हिंदू हैं, 100% हिंदू हैं, तो आप सेकुलर नहीं हो सकते। ये तो वो कह रहे हैं ना। और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि भारतीय सेकुलरिज्म तो भारत हमेशा ही सेकुलर था, हम तो सर्वधर्म संभव पे हैं। तो पहले सेकुलरिज्म क्या है, उनका सेकुलरिज्म क्या है। जब ए व्यक्ति सेकुलरिज्म बोलता है तो उसका क्या मतलब है, बीजेपी में बी बोलता है तो उसका क्या मतलब है। तो इवेंचुअली बात उस पर आती है कि जहाँ सेकुलरिज्म का झंडा बरदारी करने वाला 1976 में भी कोई नहीं था जब ये प्रियम्बल में डाला गया, और आज भी कोई नहीं है। तो जो सेकुलरिज्म शब्द को निकालने की झंडा बरदारी कर रहे हैं, जिनको निकालना है, वो दरअसल हमें एक विंडो फॉर एक अपॉर्चुनिटी और एक चैलेंज प्रोवाइड कर रहे हैं कि अब सेकुलरिज्म को समझने, समझाने, इसकी बात करने और ये झंडा बरदारी करने का वक्त आ गया है। अब साथियों, मुझे गली में आप मुझे तो ये मजलूम गली में अब घूम रहा था, कोई उसको तंग नहीं कर रहा था, कोई छेड़ नहीं रहा था, आराम से वो ऐश कर रहा था। अब कोई उसको छेड़ने निकला है, किसी ने उसको निकालना है गली में से, तो अब जिनको पहले सेकुलरिज्म बाद में तंग नहीं कर रहा था, अब उनको बाहर निकल के कहना चाहिए कि इसको यहाँ घूमने फिरने की आज़ादी है और हम बाहर निकलेंगे। चैलेंजर ये है। अच्छा, और मुझे लगता है ये सारी चीज़ों पे है। डेमोक्रेसी के मामले में भी ये हुआ, सिटीजनशिप के मामले के ऊपर ये हुआ। जब आपने सिटीजनशिप डिवाइन की पहले, उस वक्त क्या बहस थी भाई, सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। एक कंसाइज बहस थी जिसमें सारा कुछ ही शामिल था। तो उसमें तय होगा इस पर और बहुत एलीट लोगों ने फैसले कर लिया। तो मुझे लगता है कि अब जो है बहस सीए एनआरसी आने के बाद पूरे देश में ये बहस नए सिरे से शुरू हुई कि सिटीजनशिप में क्या क्या शामिल होता है। और सिटीजनशिप का अभी जो बिहार में हो रहा है, हाँ, कि आपको वोटर रोल जो है उसकी एक स्पेशल ड्राइव चला के उसको आपको सुधार करना है। उसके सुधार में आपसे पेपर आप वो मांग रहे हो जिसमें 4 करोड़ लोग बाहर रह जाएंगे। इंटरेस्टिंगली तो ऐसे 4 करोड़ लोग बिहार में जिंदा हैं जिनके पास अपने होने का सबूत नहीं है, हिंदुस्तान के नागरिक होने का। और कोई ऐसा तो नहीं है जो सब मुस्लिम है। उसमें कोई भी नैरेटिव बना, उसमें भी अपना नैरेटिव हमें स्पष्ट रखना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस की जुबान भी वैसी है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि लोग वोट से महरूम रह जाएंगे। भाई वो आपका वोट का कोई झगड़ा ही नहीं है। अगर आप भारत के नागरिक हैं और 21 साल से आपकी उम्र कम है, और 1988 के बाद इसको हमने वो कर दिया, 18 साल कर दिया 61st अमेंडमेंट ला के, तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी वोट बनना लाजमी है। और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हर वो हीला वसीला करे कि आपकी वोट बन जाए। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रहा कि वो डॉक्यूमेंट दीजिए मुझे आपकी वोट बनानी है, वो ये कह रहा है क्योंकि आर्टिकल 326 के अंदर केवल भारत के नागरिकों को वोट का अधिकार है, तो मुझे आपकी नागरिकता साबित करो, हम उसको प्रमाणित करेंगे। इसका मतलब अगर आपकी वोट नहीं बनी तो इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि आप अपने आप को भारत का बोनाफाइडे सिटीजन, बोनाफाइडे नागरिक साबित नहीं कर पाए। वो आपसे आपकी नागरिकता छीन रहा है। और भी ध्यान से सुनिए, वो आपसे आपका देश छीन रहा। जिन लोगों के पास, जिन मजलूमों के पास पहनने के लिए दूसरा कपड़ों का जोड़ा नहीं है, वो एक दूसरा मुल्क अपनी साइड जेब में रखा करे कि न जाने कब कोई आके हमसे ये मुल्क छीन लेगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। मुझे बहुत ही अफसोस है कि कांग्रेस इस बेसिस पे लड़ रही है कि जी वो समय बहुत कम है, 1 महीने में कैसे हो जाएगा। अरे वो 5 साल दे देंगे 1 महीने की जगह। आप इंटेंशन को समझिए। अमित शाह का वो मशहूर ज़माना कथन याद करिए, क्रोनोलॉजी को समझिए। वो क्रोनोलॉजी ये समझा रहा है कि भाई आज वोटर और असल में पीछे पीछे एनआरसी, आपकी सिटीजनशिप गई, आपका कंट्री गया। दे आर आउट टू टर्न करोड्स ऑफ पीपल इनटू स्टेटलेस बिडोंग्स, स्टेटलेस पीपल। दैट इज द डेंजर। अच्छी बात यह है जो आप पहले सारी बातें कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रियम्बल के बारे में, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म के बारे में, और आपका मजीद ने छेड़ा सिटीजनशिप के बारे में बातचीत को। दरअसल जब ये सब कार्रवाई, ये चाराजोई हो रही थी, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर ही चुने गए थे ये सारे लोग जो इकट्ठे बैठे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। उस समय वोट का अधिकार भारत ने एलिजिबल लोगों के केवल 15% के पास, क्योंकि तमाम शर्तें थी, इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इतना आपका मालिया हो, इतना रेवेन्यू हो, आपका किराए की डीड ऐसी हो, 10 रुपया सालाना से ज़्यादा आप किराया देते हो। 15% लोग केवल एलिजिबल थे। उसके बाद हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज किया। तो वो बहस बहुत इलीट सर्कल्स में, नेहरू एक प्रभाव में थे, वेस्ट में
उस यूरोपियन अमेरिकन एक्सपेरिमेंट से पढ़ रहे थे, बोल्शेविक रेवोल्यूशन को समझते थे। हमारे संविधान में बहुत सारे लोग तो वकील थे, उकड़ा तो इतने ज़्यादा भरे पड़े थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तब इन लोगों ने बातचीत करके संविधान बनाई। ये जो अब बातचीत शुरू हुई है, जो लड़ाई दरअसल फोर्स तो भाजपा ने की है, और जो पहले भगौड़ा रही अपनी पोजीशनों से कांग्रेस, उसको अब आके लड़ना पड़ रहा है, अपनी पोजीशन खोजनी पड़ रही है। इस लड़ाई का एक फ़ायदा ये होगा कि जो संविधान पहले एलीट के चैम्बर्स में बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चैम्बर्स में बना, अब दरअसल वो ज़मीन पे डिस्कस किया जाएगा, अब वो लोगों की सफ़ों में, अब ये पब्लिक डिस्कोर्स का एक पार्ट बनेगा। वो पहले जो इतना आइसोलेशनिस्ट था, एक एब्स्ट्रूस सा डॉक्यूमेंट है, इट्स मेंट ओनली फॉर द इनिशिएटेड, जो उन्हीं को समझ आता था, बड़े लिखे लोगों को। किसको समझ आता संविधान? इस देश में कितने लोग संविधान को समझ सकते हैं? मेरे ऊपर, आपके ऊपर कोई केस कर दे तो आप खुद वकील है, आप जानते हैं कि आप इमीडिएटली क्या काम करेंगी? एक वकील करे। हम सब जानते हैं कि बुकला जज से वकील करते हैं। तो देश का एवरेज नागरिक बेचारा, उसका संविधान, उसका देश छीना जा रहा है, तो वो क्या करेगा? उसके पास तो वकील करने की ना ताकत है, ना कुव्वत है, ना समझ है कि मुझे इसके लिए वकील किया जाएगा, ना उसको ये समझ है कि मेरा देश छीना जा रहा है। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात किया है बीजेपी ने, फाइनली वो कर दिखाया है जो हमसे नहीं हो पाया, कि वो एक बड़ी बहस को लोक सफ़ों में, लोगों के दायरों में, आम जनमानस पर लेके आए। अब ये भाई दूसरे लोगों का फर्ज है कि वो अब समाज में नितरे, सामने आए और उस बहस में, उस चैलेंज को सामने उसके बराबर होके दिखाए, अपने समय के आन काबू पे। जब मैंने पड़ोसी मुल्कों की बात की थी ना, तो आपने बात की थी भी एक मेरे हाथ में भी है ना कि जब वो अपना अपना ढोल बजा रहे अपने धर्मों का, तो हम भी फिर क्यों ना बजाएंगे। लेकिन एक पड़ोसी मुल्क रह गया था, चाइना। उसका सेकुलरिज्म कैसा है? क्योंकि वहाँ पर भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और उसके साथ अभी इशू दलाई लामा वाला। मैं तो कहने लगा था कि वहाँ तो बिल्कुल, अभी उन्होंने तो बहुत स्पष्ट भाषा में कहा है ना कि भाई ठीक है, वो जो कौन सा वो गोल्डन कौन सा रूल है वो उनका, जिसको इन्वोक किया अभी चाइनीज गवर्नमेंट ने, कि ये एक रूल है जिसके मुताबिक वहाँ पे ट्रेडिशनली ठीक है आपका ट्रस्ट जो है जो भी तय कर ले, बट इट विल नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट। और उसमें खास तौर पे जो जिस पर्टिकुलर चीज़ को वो इन्वोक कर रहे हैं कि nobody can interfere with the affairs of China from outside। मतलब अगर आप जो भी दलाई लामा चुनेंगे तो उनका कहना है कि वो चाइनीज धरती के अंदर से ही होगा, और इनका कहना है कि हो सकता है वो बाहर से भी हो जाए। तो ये जो डिबेट आई, उसमें चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत स्पष्ट भाषा में कहा कि हम तो इसका अप्रूवल हमसे लेना पड़ेगा। तो चाइना का कई तरीके से मतलब देखा जा रहा है, चाइना का सेकुलरिज्म जो है वो वैसे ही है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, रिस्ट्रिक्टिव है वो। और उसका रिजल्ट ये है कि मैंने तो नहीं सुना अपनी लिविंग हिस्ट्री में कि चाइना में रिलीजियस कम्युनिटी के दंगे हुए हो, जबकि आप अपने आसपास खैर उड़ीगर वाला जो मामला है वो भी स्टेट के साथ ही है, वो कॉन्फ्लिक्ट भी स्टेट के साथ ही है। ठीक है, इस टेंडेंसी में इस चीज़ें जो हमें नहीं, स्टेट हैज़ बीन कमिटिंग एट्रोसिटीज। चाइना में माइनॉरिटी मुस्लिम के साथ, मुस्लिम्स के साथ बाकायदा जुल्म सितम का एक दौर है, उसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है। और सर्विलियंस स्टेट का बड़ा ज़बरदस्त कल्चरल रेवोल्यूशन अपने आप में बेहद एक खून की इबारत भी लिखे गया था, तो उसमें सब कुछ है। और रशिया ऐसे और चर्च के साथ रशिया में कुछ अच्छा नहीं हुआ है अभी, कि उन्होंने अपनी हस्ती को कायम रखा वगैरह, और हमने वो असलियत बाहर आते देखी। ये प्रस्ट्रॉयका और ग्लासनोस्ट के सालों के बाद फिर हमने जब वो तस्वीर देखी तो वो समझ में आता है। और ये कुछ कारण भी थे कि वहाँ कुछ तरह का रेजिस्टेंस रहा, मतलब वो जिस तरह से वो रह रहे थे, या लूट खसूट का भी एक एनवायरनमेंट था उसी रेवोल्यूशन के बाद में। अब ये डाचाज और ये सब देखिए इन लोगों के कैसे उभर के आए थे पोस्ट और बचे अपनी रेवोल्यूशंस में। मुझे दूसरा लगता है कि अभी हमारे पास कोई ऐसे बहुत आइडल कोई स्टेट तो नहीं है जिसको हम जस्ट उदाहरण दे दें कि ऐसी होनी चाहिए और वो हो जाए। क्योंकि देखो हमने जहाँ पे ये आइडिया ओरिजिनेट किया वहाँ इसको फ्लॉप होते देख लिया। यहाँ कहाँ जैसे मतलब जब अभी हम यूरोप की बात करते हैं में जो इस्लामिक नेशनलिज्म है उसमें भी, हालांकि मैं फ्लॉप वर्ड जब कह रहा हूँ तो वो कुछ और साउंड कर सकता है, मेरा मतलब ये है कि वो टिक नहीं पाया, डिड नॉट वर्क देयर। इसीलिए मेरा कहना है कि इसको टिका के रखना चाहिए ना, वो अगर है ना तो एक कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। कॉन्शियस एफर्ट क्या वर्क के नहीं, कॉन्शियस एफर्ट का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किसी भी हालत में डल गई उसके बाद उसको ये समझ लेना कि नाउ वी हैव पुट अप अ लेबल ऑन इंडियन स्टेट कि अब ये स्टेट आज से डिक्लेयर्ड है कि ये स्टेट अब सेकुलर भी है और ये स्टेट सोशलिस्ट भी है। तो मुझे लगता है कि वो तो बहुत ट्रेचरी हो गई। लेबल ऐसे वक्त पे लगा दिया गया जब वो था नहीं वैसा,
तो लेबल की बजाय उसको एक मूवमेंट का नारा बनाया होता कि लेट अस बिल्ड द इंडिया इनटू अ सेकुलर नेशन, लेट अस बिल्ड द इंडिया इनटू अ सोशलिस्ट नेशन, तो बात अलग होती। तो वो कौन कर रहा होता? वो थोड़ी कर रहे होते जो अब जब स्क्रीन जब ले जाते हैं ना, जब पाकिस्तान का जो स्वात वैली का रीजन है, वहाँ पे एक चौक है, उस चौक का नाम है ज़िबा चौक। तो जब आप धर्म से इधर उधर जाते थे, फिर उस चौक में लाके ज़िबा कर दिए जाते थे। तो आज भी उसका नाम ज़िबा चौक। तो एक वो है जहाँ स्टेट एक तरफ को ले लेती है, और दूसरा ज़िबा चौक बना रखा था ज़िबा करने और दूसरा ज़िबा चौक बना रखा था कमाल अतातुर्क ने, जो सबसे मॉडर्नाइजेशन का रिमार्केबल चेहरा था, जो कहता था अगर ये टोपी बैठी है तो भी मैं कत्ल कर दूंगा, इनसे आपको इतना पकड़ के सेकुलर बनाना है। तो ये आपको किसी को धर्म बनाना है, किसी को चर्च ऊपर लेके आनी है, वो भी ज़िबा चौक में खड़ा हो जाता है। किसी को सेकुलरिज्म ऊपर लाना है, वो भी अपना ज़िबा चौक बना के बना देता है। हमको सीखना ये है कि क्या उस चौक में जाए कि बिना आप मुझे इतनी आज़ादी दे सकते हैं कि मैं जैसे रहना चाहूँ और जिस भगवान के साथ मेरा वार्तालाप रहे वैसे रहे, मेरा पड़ोसी जैसे रहना चाहे वैसे रहे, और शाम को मैं और मेरा पड़ोसी मिलकर निकले तो एक मोहब्बत का वातावरण हो, और जब पार्क में घूमे तो हमारी मोहब्बत की बातचीत में वो बीच में एक दूसरे को ज़िबा करने की स्कीमें ना आ जाए। बात तो सेकुलरिज्म तो ये है, हमारा सेकुलरिज्म इक्वल डिस्टेंस वाला जो सेकुलरिज्म स्टेट का, इंडियन सेकुलरिज्म ने इस तरह से अपने आप को पाया है। अब ये जो कोशिशें हो रही हैं वो दरअसल उससे छेड़छाड़ करने की हो रही है। बल्कि मुझे लगता है जो आसाम वाली स्टेटमेंट आपने लाई ना बीच में, उस स्टेटमेंट को एक और एंगल से भी देखने की जरूरत है। बड़ी चालाकी से शातिराना स्टेटमेंट के तौर पे भी देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत आहत हो गया कोई व्यक्ति या बहुत इमोशनल हो गया और उसको लगा कि अरे मैं कैसे एक हिंदू के तौर पे अपने सेकुलर कहूँ। मेरे को लगता नहीं, वो कुछ और कर रहे हैं उस स्टेटमेंट के जरिए। वो ये भी कह रहे हैं मुसलमान को 100% मुस्लिम होना चाहिए, वो सेकुलर नहीं हो सकता। हाँ, वो ये भी कहते हैं। तो सारे में से एक जर्नल फार्मूला वो पेश कर रहे हैं कि सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का मतलब ये हुआ कि कोई तरह नहीं पाया, जबकि वो असल बात क्या है, व्यक्ति को सेकुलर होना है कि नहीं होना वो व्यक्ति को तय करना है, स्टेट को सेकुलर होना है। बिल्कुल बात ये हो रही है स्टेट क्या होगी, क्या स्टेट सेकुलर होगी कि नहीं होगी। और स्टेट सेकुलर होने का जो मतलब है, जो अभी आपने कहा कि अगर मान लीजिए मेरे पड़ोस में बैठ के कोई धर्म के नाम के ऊपर मुझे प्रोसिक्यूट करने की साजिश बना रहा है, तब स्टेट को आना पड़ेगा। बिल्कुल स्टेट उनका रिलीजन वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं। हाँ, ये जो स्टेट के सेकुलरिज्म का मतलब होगा कि बाउंड्रीज जो है वो लोगों को रिस्पेक्ट करनी पड़ेंगी। स्टेट के सेकुलरिज्म का मतलब ये होगा कि अगर सिख धर्म के अंदर भी अगर एक जाति के पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को प्रीस्ट नहीं बनने दिया रहा, गुरुद्वारा का मुख्य ग्रंथी बनने पे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो यहाँ स्टेट को आना पड़ेगा। उसके पास राइट होना चाहिए, वो चला जाए स्टेट के पास कि देखो मैं बीइंग अ सिटीजन मेरा राइट है, मैं इस धर्म का पार्ट हूँ और मेरे को धर्म में से सिर्फ मेरी कास्ट की वजह से एक्सक्लूड किया जा रहा है। उसके पास ये राइट होना चाहिए। अब इसको स्टेट की दखलंदाजी नहीं बोलेंगे हम धर्म के अंदर, इसको स्टेट का काम बोलेंगे जो वो अपना काम कर रही है, स्टेट का ही काम है ये। तो इस रूप में मेरे को लगता है This is the direction in which our constitution and our laws were actually taking us. ये उसको ट्वीक जो किया जा रहा है वो प्रॉब्लमेटिक। ये स्टेट के साथ साथ ना मामला थोड़ा मोरालिटी का भी आ जाता है। वो कैसे, जब वो सोमनाथ मंदिर पे इनॉग्रेशन हुआ तो वहाँ पर उस वक्त जो पीएम थे उनको बुलाया गया, उन्होंने मना कर दिया, जबकि कोई ना कोई कानून को रोक सकता था ना कोई संविधान रोक सकता था। ये रोक भी नहीं है, वो हंगामा भी हुआ कि क्यों नहीं गए। हाँ, तो जो उस वक्त जो राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे वो गए, पीएम नहीं गए। अभी राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो मौके के जो पीएम है वो भी गए, वो जजमान थे वहाँ पर। अब एक तरफ तो जब आप कहते हैं कि स्टेट का ये काम है, स्टेट ये काम करे, लेकिन स्टेट को चलाने वाले जो लोग हैं, लोग ही चलाएंगे ना स्टेट में, उनकी तरफ से भी तो वो चीज़ एक दिखनी चाहिए कि हम जो है इन एक्टिविटीज से बाहर रहेंगे। एक मोरालिटी उनकी थी, है ना, नेहरू जी की एक मोरालिटी यहाँ पर। लेकिन ये मामले ना एवोल्यूशन के होते हैं कि किसी राज्य में सेकुलर के कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व होते हैं। हमारे तमाम राज्यों में आप देख लीजिए, जगन्नाथ की यात्रा निकल रही है तो मुख्यमंत्री कैसे उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। पंजाब में बहुत सारी साहिबजादों की, गुरुओं की शताब्दियाँ मनाई जाती हैं तो स्टेट उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है। खालसा की सेंटिनरी थी 1999 में, तो वाजपेयी जैसे आ रहे थे, जिस तरह से पैसा दिया गया, पंडित सिंह बादल की यहाँ पे सरकार थी, तो वो स्टेट उसमें इन्वॉल्व रहती है। परंतु उसके बावजूद स्टेट को सेकुलर रहना होता है। हमारे यहाँ पे स्टेट ने दोनों तरीके देखे। एक लेफ्ट था यहाँ पे जो लगातार ये बात करता रहा कि स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।
आप राज्य के बजट में से कैसे एक धर्म की कोई सेंटिनरी आ रही है तो कैसा पैसा दे सकते हैं वैसे। इन्हीं सारे पैसों के बीच में से एक नेगोशिएटेड रास्ता देश आगे निकालता रहता है। उसको नगर कीर्तन वाले दिन एक तरफ से ट्रैफिक को रोकना, उधर से ट्रैफिक को लेके जाना, ये सब भी आ जाता है। उसके बावजूद स्टेट इतनी सेकुलर रहती है कि वो ये भी तय करती है कि नहीं, ताजिया का प्रोसेशन अगर ऐसे चलेगा और ये रामनवमी का प्रोसेशन ऐसे चलेगा तो ये कहीं कन्फ्लिक्ट ना हो जाए तो हम दोनों को बदलेंगे, इसको कहेंगे उधर, इसको कहेंगे इधर। प्रॉब्लम तब आती है जब स्टेट कहता है कि नहीं नहीं, इनको प्रेफरेंस देनी है, इनका तो निकलना चाहिए, आप वगैरह कई छुट्टी दूसरे दिन कर लीजिए। जब स्टेट ये प्ले करने लगेगी रोल, तब फिर कुछ लोग जो बिल्कुल जो किसी वेस्टर्न प्रभाव के नीचे है, फिर वो ये सोचेंगे कि भाई आप फ्रांस की तरह सेकुलर क्यों नहीं हो जाते। ये मतलब ही क्या है इस तरह के नगर कीर्तन और प्रोसेशंस निकलने का। ठीक है। और जो एक और वैरायटी से जो हेमंत बिस्वा सलमान की स्पिरिचुअल औलादे हैं, तो ये सोचने लगेगी कि हम देश को बना ही क्यों नहीं देते और सेकुलर निकाली क्यों नहीं देते ताकि सड़कें उस दिन हमारी हो। परंतु हमको ये समझना कि क्या हमने अपने लोगों को ऐसा बनाना है कि भाई तू इतना सच्चा हिंदू हो जा कि मस्जिद के आगे जाके जैसे कि रात के नारे लगाने और गाने चलाने, अगर ये नहीं करेगा तो भगवान कुछ नहीं होंगे। खान को ये बताना है कि तुम मस्जिद की छत के ऊपर पत्थरों के ढेर रखना क्योंकि यहाँ तुम्हारी बहुगिनती है तो तुम कुछ अटैक कर सकते हो। अब वो दिन भर मारते हैं तो एक दिन तुम भी अपना बदला। मुझे लगता है एसवी जी हमारी बात कहीं और ना चली जाए। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, इस पे मैं एक जस्ट हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। देखो, हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा, कॉमन लोगों को, सिद्धार्थकारों को नहीं, कि ये जो मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम कहना और अपने घर में दिन रात मन में जय श्री राम कहना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। डिफरेंट राम जो एक दूसरे को मिलके हम राम राम बोलते हैं, राम जी हैं, डिफरेंट है। दूसरे ये इनके पॉलिटिशियन के काम आने वाले, और इनके दो डिफरेंट नाम है। इसमें से एक एक्ट है जिसको हम रिलीजियस एक्ट कह सकते हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ और मतलब हे राम कह के मैं जस्ट अपने पैर जमीन पे रखता हूँ और जूती पहनता हूँ और आज के काम पे लग जाता हूँ कि आज दिन में क्या क्या काम है। एक ये अलग एक्ट है, इसको शायद हम कोई कल्चरल रिलीजियो एक्ट कह सकते हैं। बिल्कुल कल्चरल है। लेकिन जब मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम कहा जाता है, वो रिलीजियस एक्ट नहीं रह जाता, वो एक पॉलिटिकल एक्ट हो जाता है। और पॉलिटिकल एक्ट भी राइट विंग पॉलिटिकल का है। तो हमें यहाँ तय करना होगा कि वही अगर एक लेफ्ट विंग पॉलिटिकल एक्ट होगा वो कैसा होगा। वो विपिन जी के दायरे का एक्ट है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी है। हाँ, वो क्रिमिनल भी है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसको वो क्रिमिनल दादा है अगर स्टेट सेकुलर है। अगर स्टेट सेकुलर है तब ये क्रिमिनल एक्टिविटी अदरवाइज तो रिवार्डफुल भी है वो। हाँ, अदरवाइज रिवार्डफुल तो इस अदरवाइज रिवार्ड ये बिल्कुल वही है कि आप मीट खाएं ना खाएं आपकी मर्जी है। आप इनकी दुकान के आगे से ना निकले, आप उधर देखा ना करें, आप अपना रास्ता बदल दें। आप वहाँ पे मीट का टुकड़ा गुरुद्वारे के अंदर फेंकोगे, मंदिर के अंदर फेंकोगे, तो ये फिर आप वेजिटेरियन का प्रचार नहीं कर रहे। हाँ, फिर आप कत्लो गारत का इंतजाम कर, फिर आप इसमें इस बात को भी आज जब बैठ के हम बात कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा का माहौल जो है वो फिर से कांवड़ यात्रा को जिस तरह से पॉलिटिसाइज कर दिया गया, मतलब ये सारे एक्ट सब कांवड़ यात्रा का पार्ट बन जाते हैं पूरा रक्षस। जबकि वो यात्रा जो है वो कोई बहुत मेन स्ट्रीम अगर कहें कि सनातनी हिंदू धर्म की अगर कोई कहें तो वो यात्रा नहीं है, वो बहुत ही फोक रिलीजन की यात्रा है। जो लोग अपने से, क्योंकि जितने भी ऐसे एक्ट्स हैं ना रिलीजन में जिसमें खुद को कष्ट देना पड़ता है, दंडवत प्रणाम करके कहीं जाना है, वो सारे एडिशंस के ऊपर वो सारे के सारे एक्ट फोक एक्ट होते हैं। बिल्कुल, वो सारे कल्चरल एक्ट होते हैं। उसका नाम वो अगर वो कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हिंदू धर्म को मानते हैं तो वो हिंदू एक्ट बन जाते हैं। वही लोग जो है सिख धर्म को मानते हो, किसी और को मानते हो, वो उस धर्म के एक्ट बन जाते हैं, लेकिन होते वो फोक एक्ट एक्चुअली। तो यहाँ मेरे को इस बात को इसलिए भी रेखांकित कर रहा हूँ कि जो विपिन जी ने सवाल उठाया ना कि मोरालिटी, जो स्टेट के अंदर बैठे लोगों की मोरालिटी, एक तो हो गया स्टेट का रोल, एक हो गया स्टेट को चलाने वालों की मोरालिटी, वो मुझे लगता है उनकी पर्सनल हिस्ट्री से भी निकल के आती है। आप देखो, जिन लोगों की आप पहले बात कर रहे हो, जो नेहरूवियन पीरियड के लोग हैं, वो आते हैं इंडिया को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करने के दौर में, और जिनकी हम अब बात कर रहे हैं जो जजमान बन के वहां जाते हैं, वो आते हैं गुजरात के दंगों के बाद। तो इनकी पूरी ट्रेजेक्टरी अलग अलग है। तो हमें जो जिस बात को हमारे आम जनता को, हम सबको समझने की जरूरत है, वो ये है कि अब अगर पॉलिटिकल एक्ट है तो साथ में ही क्वेश्चन आ जाना चाहिए कौन सी पॉलिटिक्स का एक्ट। तो ये एक्ट राइट पॉलिटिक्स के एक्ट, तो राइट पॉलिटिक्स के एक्ट को किसी दूसरी पॉलिटिक्स के एक्ट से काउंटर करने का क्वेश्चन हमारे सामने है। तो वो कौन सी हो, ये क्वेश्चन हमारे। दूसरा शब्द है ना
ये 2 शब्दों पे उठाया था। समाजवाद जो शब्द है ना, सेक्युलरिज्म पे तो हमने काफ़ी बात कर ली है। समाजवाद से क्या दिक्कत किसी को हो सकती है? अगर समाज में जो हमारी वेल्थ है, समाजवाद से क्या दिक्कत हो सकती किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? बंटवारा। अब मेरे है? अरे भाई 2 कारें मेरे पास, पड़ोसी के पास नहीं है, समाजवाद से जैसे दिक्कत हो जाएगी। नहीं, वो तो मामला दूसरा हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ ये देखते हैं कि आप मोदी जी की पॉलिसीज देखिए, मुझे लगता है कि किसी दूसरे समाजवादी से ज़्यादा समाजवादी है मोदी जी। उनकी जो पॉलिसीज है, ये स्कीम्स है, जो अन्न वाली जो योजना है, 80 करोड़ जनता को 5 साल तक मुफ्त राशन जो है वो दिया जा रहा है। ये एक वेलफेयर स्टेट नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन ये समझ करने को तो कौन करे? देखो वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है, पॉपुलिज्म और वेलफेयरिज्म जो है वो और सोशलिज्म उनमें बहुत डिफरेंट है। मैं आगे उसमें वही बात कह रहा था कि हालांकि इससे जो इनइक्वालिटी है वो नहीं कम होने वाली। जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो इतनी बेहतर है इंडिया में कि 80% ऑफ वेल्थ सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के हाथों में है। और जो नीचे के जो 50% लोग हैं उनके पास करीब 13% वेल्थ आती है। आपको तो अगर आप 10% गिनती में है तो खुश हो जाइए, अगर 50% में है तो चिंता करने वाली बात। जी, मुझे 10% के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आपको बता, प्रॉब्लम सारी यहाँ पर है। उत्साह पटनायक और पी साईनाथ और ऐसे और लोगों का, प्रभात पटनायक जी का काम पिछले कुछ सालों से ये दिखा रहा है कि 10% वालों की चिंता करो। 10% वालों के पास जो इतनी ज़्यादा वेल्थ है, उसका जो ऊपर का 1% है, उनके पास वेल्थ इतनी ज़्यादा कि नीचे वाले 9 बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं। और उस परसेंटाइल के 10% के पास, तो व्हाट वी आर सीइंग इज कंटिन्यूअस अकोमुलेशन ऑफ मोर एंड मोर वेल्थ इनटू फ्यूअर एंड फ्यूअर पीपल। तो वो जो 10% में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसका तो इतना सत्यानाश है कि नीचे वाले 90% की तरफ ध्यान नहीं जाता आपका। तो ये जो वो है ना, जो बार बार राहुल गांधी जिसकी बात करते हैं कि 4 लोगों का काम है और ये 2 लोगों के हाथों में जा रही है, ये दरअसल सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के सालों में वेल्थ की कंसंट्रेशन नहीं थी। याद रहे, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और डाडी मार्च और इन सब के साथ एक नारा और भी आज़ादी का रहा है, टाटा बिरला आए हाय। वेल्थ की कंसंट्रेशन तब भी थी, परंतु अब प्रॉब्लम ये है कि वो टाटा बिरला तो गरीबों में दिखाई देते हैं। भाई आगे वेल्थ की कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ हो रही है? तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और समाज जो खड़ा हो रहा है, जो नीचे इतनी उथल पुथल है, दरअसल बहुत से लोग का राइट विंग की तरफ जाना, जो अल्ट्रा नेशनलिज्म जिसकी कमल ने बात की कि यूरोप में भी उठ रहा है, अमेरिका में भी उठ रहा है, वो उसका दरअसल एक स्रोत ये है, जो वेल्थ की इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है। ट्रंप के साथ कौन लोग खड़े हैं? सबसे ज़्यादा कीर्ति कामना। ऐसा नहीं कि अमीर, सारा ब्लू कॉलर वर्कर ट्रंप के पीछे खड़ा हो गया है। लोगों ने न्यूयॉर्क जैसे शहर में, न्यूयॉर्क में किसी का कोई सोच सकता, मतलब न्यूयॉर्क कोई अमेरिका में या कौन कहता है? अरे भाई न्यूयॉर्क एक अलग दुनिया है, एलियन नेशन है, और बाकी का अमेरिका अलग चीज़ है ना। कैलिफोर्निया तो अमेरिका का पार्टी नहीं है अब से, वे आर कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, इससे इतने लिबरल, इतने ज़्यादा वहाँ पे प्रोग्रेसिविज्म है। वहाँ पर भी बहुत से हिस्पैनिक्स ने, बहुत से मुस्लिम्स ने इस तरह की जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से चिंता करके, जिनको अपनी जॉब्स जाती लगती हैं, वो ट्रंप के पीछे खड़े हुए कि भाई ये जॉब्स तो यहाँ रखेगा। उनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में ये दिखाई देता था कि आउटसोर्सिंग नहीं होगी, हिंदुस्तान के कॉल सेंटर मेरे बच्चे को दे दिया जाएगा, मेरे बच्चे को मिलेगा यहाँ पे, मिनिमम वेजेस बढ़ जाएंगे। तो उस कमला हैरिस का जो ब्ला ब्ला वाला मीम एक बहुत पॉपुलर हुआ था जी, कमला हैरिस खड़े होके ब्ला 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 करे जा रही है और भर भर के वहाँ पे अंदर आ रहे हैं जो माइग्रेंट्स। ये उस दौर का नैरेटिव मीम था। बिल्कुल। लोगों को ट्रंप की बातों में बर्नी सैंडर्स दिखाई दे रहा था, शायद ये जॉब्स दे देगा। तो एक जो सोशलिज्म वाला जो मसला है, अब जिस दिन उसको हमने सोशलिज्म जैसी एक इतनी एब्स्ट्रूज टर्म की जगह इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे लिया है, वेल्थ की रिडिस्ट्रीब्यूशन के मामले पे लिया है, ठीक है, और अंत हम मामला रोटी कपड़ा मकान, और आपको बहुत दर्द है तो बैंडविड्थ साथ में ब्रॉड बैंड, इसको भी बीच में है। जब मामला यहाँ पे आएगा तो ये जुबान सबको समझ आती है कि रोटी कपड़ा मकान क्या होता है। आज सारा पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान का सवाल ही लोगों को इमरान खान के पीछे खड़ा कर, लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी इसको भी इस्तेमाल कर लिया गया है। इसको कैसे इस्तेमाल कर लेगा? जो आइडिया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, ये रोटी कपड़ा मकान की एश्योरिटी सिक्योरिटी है, तो बहुत खतरनाक तरीका भी हो सकता है, क्योंकि जब फिनलैंड में ये एक्सपेरिमेंट हुआ, पहला हुआ सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फिनलैंड में होता है, और फिनलैंड में राइट विंग की गवर्नमेंट करती है।
और मेरे को आज भी ये लगता है कि वो जो टॉप के 10% में से भी 1% जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, अगर वो CSR फंड जारी करने ठीक से सारे हिंदुस्तान को मिनिमम बेसिक इनकम देने के लिए, क्योंकि कंसंट्रेशन का लेवल इतनी हो गई कि आप दे दोगे बेसिक इनकम दी जा सकती है, और अगर चीज़ों को रोटी कपड़ा मकान तक ला दिया गया तो मुझे लगता है बहुत डेंजरस हो जाएगा। मैं उसको बात बट मेटाफर के तौर पे ठीक है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जहाँ से विपिन जी ने बात शुरू की ना कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सोशलिस्ट है, तो मेरे को ये लगता है कि जैसे सेकुलरिज्म को एज ए लेबल यूज किया गया, तो ऐसे ही सोशलिज्म को एज ए लेबल, सोशलिज्म का लेबल लगाया किस चीज़ पे गया? सोशलिज्म का लेबल लगाया गया इसी पे कि वेलफेयर स्टेट अपने आप में शायद सोशलिज्म का कोई सिंबल है, जो है भी। आप देखो जब यूरोप के अंदर वेलफेयर स्टेट, हमारे को जो सबसे कामयाब, मेरे को किसी कॉमरेड ने बताया कि मैं घूम के आया हूँ, मेरे को तो लगा यार यहाँ तो ऑलरेडी क्रांति आ चुकी है, ये तो कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो मैं तो सोच रहा था हम यहाँ क्रांति करते रहे, क्रांति तो वेस्ट में आई पड़ी है, कैपिटलिस्ट ला के बैठे हुए हैं। कि उसने मेरे को कहा कि यार ये ना, जो बंदा मान लीजिए बॉडीली डिसेबल्ड हो, हैंडीकैप्स हो कोई किसी किस्म का, कि उसको ऐसी ऐश कराते हैं कि तुम्हें जो करना कर दिया ना तुमने, अब देख हम इसकी ऐश करवाते, हाँ हम इसको कर भी देंगे, ये भी देंगे। लेकिन वो टिका किस पे था? ये जो वेलफेयरिज्म है वो टिका हुआ था जो हिंदुस्तान का थर्ड वर्ल्ड का कोई भी, हमारा जो बुजुर्ग आज बेटे के ऊपर ईंट पाथ रहा है ना, 90 साल की उम्र को टच करता हुआ, हमारे को वो लग रहा है, उम्र उसकी हो सकता है कम भी हो, लेकिन ये उसके ऊपर टिका हुआ वहाँ का वेलफेयर। हमेशा ये हुआ कि वेलफेयर स्टेट जो है वो एक हिस्सा दे के और एक बड़ा हिस्सा छीनती है। वेलफेयर स्टेट कभी उसको सोशलिज्म का लेवल लगा के चलेगा नहीं। सोशलिज्म का पेटेंट, सोशलिज्म का पेटेंट किसके पास था? हाँ, रशिया के पास था। समाजवाद वो लेके आया। ये हारा किस दिन है? उस दिन की, उस घड़ी की, उस पल की फोटोग्राफ है हमारे पास, जब ख्रुश्चेव आए पहली बार। जब से सोवियत यूनियन बना था, पहला सोवियत यूनियन का लीडर जिसने अमेरिका की धरती पे कदम रखा वो ख्रुश्चेव था। याद रहे, आयरन कर्टन था। हम लोग जब कोल्ड वॉर की बात करते, आयरन कर्टन था, कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती थी, फोटोग्राफ्स बाहर नहीं आती थी, अमेरिकन घरों की फोटोग्राफ रशियंस को दिखाई नहीं देती थी। वो ख्रुश्चेव को कहाँ लेके जाते हैं? वो एक वर्ल्ड ट्रेड फेयर लगा हुआ है और ख्रुश्चेव वहाँ है, और ख्रुश्चेव निक्सन की छाती पे उंगली डाल रहा है और लोग वो सीन देख रहे हैं। और पीछे क्या पड़ा हुआ है? वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स। और रशिया में लोग सोच रहे क्या बात कर रहे हो, तो हर घर में वॉशिंग मशीन, ये तो हो ही नहीं सकता, हर घर में फ्रिज, इम्पॉसिबल। और जिन लोगों ने कहा अच्छा होती है, तो इनको लगा अरे इनकलाब तो वहाँ आया हुआ है, यहाँ पे इनकलाब रहनी है। वो वक्त, वो तस्वीर और वो यात्रा ख्रुश्चेव की, कहाँ से ख्रुश्चेव निकले हैं और कितने सैकड़े किलोमीटर जा रहे हैं, दोनों तरफ सड़क के ऊपर अमेरिकन बच्चे लाइनों लगा के खड़े हैं, कोई कुछ बोलने का, लोग चुपचाप देख रहे हैं कि अंदर वो आदमी बैठा है कार में और ये उसकी कार जा रही है, जिसके पास इतने एटम बम हैं जो हर रोज ये कहता है कि तुम सबको बर्बाद कर। अब ये जो आयरन कर्टन का टूटना, और लोगों को यहाँ तक लगा कि अरे हमारे जैसा ही है, सचमुच में आदमी दिखाई देता है, क्योंकि इमेज तो मॉन्स्टर्स वाली थी। किसी को ख्रुश्चेव ने अपनी घड़ी उतार के दे दी गरीब आदमी का, वो बेचारा उसकी इंश्योरेंस करवाने चला गया, बाद में पता चला कि तो ऐसे ही $15 वाली घड़ी है। अच्छा, इसकी खबरें अमेरिका में कितने दिन तक छपती रही कि भाई रशिया का जो प्रेसिडेंट है, USSR का, वो $15 घड़ी लगाता है या फिर हमारे आम आदमी लगाता है। तो लोगों ने कहा कि अच्छा तो फिर सोशलिज्म जीत रहा है, अच्छा वहां पे प्रेसिडेंट ये घड़ी लगाता है, ये है सोशलिज्म। सिंबल्स में बेहद पावर होती है, वर्ड्स में बेहद पावर होती है। आपकी नेशन स्टेट के सारे एटम बम वो नहीं कर पाते जो आपकी $15 की घड़ी कर लेती है। अमेरिका की सारी ये जो रशिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है वो नहीं कर पाता जो सिर्फ रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीनों की फोटोग्राफ्स कर देती हैं। इसलिए हमें शब्दों के मायने जब निकालते हैं तो वो ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रोपेगेंडिस्ट मायनों से आगे हकीकी मायनों, जब सड़क पे गलियों में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म ने किस तरह से चलना है, वो ज़्यादा। जब मैंने बात शुरू की थी ना कि कॉन्शियस एफर्ट चाहिए होते हैं स्टेट की तरफ से सेकुलर बनाने के लिए या सोशलिस्ट बनाने के लिए भी। अब मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जो सोशलिज्म के जो प्रिंसिपल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आते हैं, चैप्टर 4 है वो। और मज़े की बात है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है, उनको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जैसे फंडामेंटल राइट्स को लेकर जा सकते हैं कि जी मुझे ये नहीं करने दिया जा रहा है, वो नहीं करने दिया जा रहा, इनको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते कि क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, स्टेट की ड्यूटी बनती है करें, स्टेट नहीं करती तो कोई बात राम राज्य बनाया। हाँ, अब उसमें एक बहुत बढ़िया प्रोविजन है, वो भी 1976 में डली थी 42nd अमेंडमेंट में। उसमें वर्कर्स को राइट दिया गया कि आप
मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करोगे, फैक्ट्रीज के मैनेजमेंट में जो है वर्कर्स पार्टिसिपेट करेंगे, कितनी एक तरह से रेवोल्यूशनरी वो प्रोविज़न है। लेकिन आज आप कहो जाकर सेम किसी अंबानी को या अडानी को कि अपनी जो फैक्ट्रीज हैं उनकी यूनियन बनाकर उनकी जो लीडरशिप है वो इसमें इंडस्ट्री की जो मैनेजमेंट होते पार्टिसिपेट करे, भगा देंगे आपको, कह के अर्बन नक्सल कहाँ से आ गए। जबकि आप वो बात कर रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो इंडिया के संविधान ने तो मुझे नहीं लगता कि कभी सोशलिज्म की तरफ कोई डायरेक्शन देश को दी हो। 1970 की बात करें, उसमें वो जो नेशनलाइजेशन सारी की गई, वो नेशनलाइजेशन भी जब ये अमेंडमेंट हुई थी उससे पहले कर दी थी। ऐसा नहीं है की, स्टील की, सीमेंट की, एग्जैक्टली। इस वक्त इंश्योरेंस कंपनीज को सरकारी कर दिया, कोल माइंस को, ऑयल इंडस्ट्री को सरकारी कर दिया, 10 बैंकों को सरकारी कर दिया। ये तब किया गया जब संविधान में सोशलिज्म वर्ड नहीं था। लेकिन जब डाल दिया गया उसके बाद कितना हम समाजवादी हो गए, ये मुझे कहीं नजर नहीं आता। एक दिन हुआ था पंजाब में, हम चरणजीत चन्नी चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने शाम को निकालते हैं नोटिफिकेशन ये लैंड सीलिंग एक्ट लागू करेंगे। मैं तो 24 घंटे बाद वापस ले आता। इतना हो गया था, डर इतना लगता है कि आगे सोशलिज्म बात जब गली में बाहर आ जाता है तो सबको डर लगता है। मुश्किल यह है जो आप स्टेट के रूल को आप बहुत ज़्यादा रेखांकित कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड स्टेट को नहीं चाहिए, परंतु पॉलिटिक्स चाहिए। स्टेट को पॉलिटिशियंस रन करते हैं, सिस्टम इज ऑपरेटेड थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज। परंतु ये पॉलिटिकल पार्टीज एक लंबे समय से एक काम नहीं कर रही, जो इसका एकमात्र काम वो है पॉलिटिक्स। ये राजनीति कहाँ कर रहे हैं। राजनीति से आपने समाज को बदलना था। फिर अगर अकाली दल ने अपने आप को धार्मिक पार्टी कहना था, कीर्ति और किसान की पार्टी कहना था, तो धर्म की ये डिमांड है कि जब नए इंडस्ट्रियल कोड्स आते हैं तो तुम उठ खड़े हो ना, तो फिर तुम्हारा धर्म तुमको पुकार रहा है। फिर गुरु ग्रंथ साहब में ऐसी कौन सी फिलॉसफी है जो तुमको ये नहीं कह रही कि तुम खड़े हो जाओ, झंडा उठा लो कि मैं तो कीर्ति के साथ ये नहीं होने दूंगा। आप उसकी लूट खसूट का इंतजाम कर रहे हैं। यू आर राइटिंग इट इनटू द लॉ कि आप उससे ओवर टाइम ऐसे ले सकते हैं, उसको पैसा इतना देंगे, उसको नौकरी से यूँ निकाल सकते हैं, वो ट्रेड यूनियन नहीं बना सकता है। तो फिर मुझे बर्नी सैंडर्स जैसा बेधर्म व्यक्ति जो कहता है ट्रेड यूनियन बननी चाहिए, जो ऑक्टेविया कॉर्टिस जो वहाँ एओसी जो लड़ रही है यूएस में, मुझे तो वो बहुत बड़ी सिख दिखाई देती है। मुझे तो पी साईनाथ हमारे समय का सबसे टॉलेस्ट सिख दिखाई देता है। मुझे तो जो सिविल वार के हीरोज हैं, मुझे लगता है इनसे बड़ा सिख कौन होगा जो इसके लिए लंच। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कर गए। तो अगर आपको धार्मिक होना है तो वो के दिखाओ धार्मिक। अगर तुमको श्री राम के सच्चे सबूत होना है तो हो के दिखाओ ना। श्री राम का सच्चा सबूत मस्जिद के आगे जाके नारे नहीं मार रहा होता भाई, वो कुछ और कर रहा होता है। तो ये हम लोगों को स्टेट के ऊपर आप बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। बोझ हमको पॉलिटिक्स के ऊपर डालना चाहिए। देखो जो मैं यू चेंज थिंग्स पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स इज रन थ्रू, नहीं, सिस्टम इज रन थ्रू पॉलिटिकल पार्टी दे आर सही बहुत बढ़िया फंक्शनल। सिस्टम शुड रन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स अ वेरी स्टेराइल थिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि स्टेट को हम समझते क्या है, इस पे बहुत सारी थ्योरीज है स्टेट को क्या समझा जाए, कैसे समझा जाए। मुझे ये लगता है कि देखो अभी भी बार बार ये बात प्रूव होती है कि स्टेट जो है वो एक बहुत ही डायनामिक इक्विलिब्रियम के मार्कर के तौर पे ही खड़ी होती है। जमीन के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहा होता है। उन्हीं में से कुछ एक इंटरेस्ट जो है वो स्टेट के ऊपर कब्जा करके रखते हैं और दूसरों को कंट्रोल में रखते हैं। तो जो भी हम कर रहे हैं यहाँ बात, ये तब तक इसका कोई मायना नहीं है, चाहे वो सोशलिज्म की है, सेकुलरिज्म की है, डेमोक्रेसी की है, कि ये जो नीचे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसमें जिनका इंटरेस्ट डेमोक्रेसी है, जिनका इंटरेस्ट सेकुलरिज्म है, जिनका इंटरेस्ट सोशलिज्म है, जब तक वो खुद अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं कर लेते कि स्टेट उनकी हो जाए, स्टेट उनके तरीके से काम करे, उसका मतलब नहीं है कोई। वो डायनामिक है, हमें किसी है ही नहीं है, वो स्टैटिक है। हाँ, तो ऐसी स्टैटिक एक स्टेट तब तक ही स्टैटिक है जब तक और कोई उसमें इंटरवीन नहीं कर। स्टैटिक पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर सकती। आज की डेट में राहुल गांधी डायनामिक दिखाई दे रहा है और उसके आसपास की सारी कांग्रेस स्टैटिक दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम ये है, जब तक कांग्रेस में उस तरह का डायनामिज्म नहीं आएगा, बीजेपी के अंदर के जो लोग हैं जिनका अदरवाइज मत अलग है, वो कब तक उनको चुप रहना ही उनको फैसला। तो वो तो बिल्कुल उनमें तो कोई डायनामिज्म नहीं दिखाई दे रहा। ये नहीं ना कि भाई मैं उतनी देर जितनी देर आप ये हंगामा कर रहे हैं, मैं तो अपनी नेशनल हाईवे बना रहा था, मैंने तो इतने किलोमीटर सड़क बना दी। वो आपका देश बिगड़ रहा है, आप देश की सड़कें बना रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि आपको सीधे बाहर निकल के चैलेंज करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि मुझे उन्होंने कह दिया था मोदी जी को कि धर्मराज का पालन करना चाहिए। आपको भी धर्म का पालन, आपको भी जो क्या देश धर्म जो भी उन्होंने जो राष्ट्र धर्म, तो फिर आपको भी पालन करना चाहिए था।
आपने कह दिया और आपका कहने से काम हो गया और आपकी लीगेसी बची, आपकी जीवनी में लिखा जाएगा। वो जो कविताओं में आपने लिखा है डेमोक्रेसी, जनतंत्र, वो तो रहा नहीं। एक ही बहुत खूबसूरत कविता है रघुवीर सहाय की, अब मुझे कब पंक्तियाँ तो उतनी नहीं याद है। उसने कहा है कि एक एवरेज गरीब आदमी के पास क्या होता है, तो उसके पास तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, परंतु वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है, ये हक उसका हमेशा बना रहेगा। वो आज भी है, वो कल भी रहे। कोई भी व्यक्ति इस देश में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होने का हक रखता है। बिहार में जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जिसको ये डिफेंड कर रहे हैं सब, वो रघुवीर सहाय की उस कविता के खिलाफ जाता है। वो फाइनली 75 सालों के बाद मेरे देश के उस गरीब आदमी से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होने का मेरा हक खत्म कर रहा है, छीन रहा है। वो उससे उसका देश छीन। अच्छा, मेरी समझदारी ना मुझे अभी नहीं ये समझा पा रही है कि ये जो दूसरा शब्द है समाजवाद, जिसको हटाने की बात होती है, इसको भी क्यों है एक वो जिद की इन शब्दों को हटा दो। 2020 में न्यू लेबर लॉज आते हैं, लेबर कोड, है ना। उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर काफ़ी जो प्रो वर्कर्स चीज़ें थी वो हटा दी गई है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जो वेल्थ की कंसंट्रेशन है वो 10% के हाथ में 80% जा चुकी है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब सोशलिज्म वर्ड लिखा हुआ है। कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, सब कुछ उसी हिसाब से हो तो रहा है। शब्दों से क्या दिक्कत है? मैं आपका सवाल बढ़िया तरीके से समझ गया। और जब मैं प्रोग्राम में आ रहा था तब भी मैं यही सोच के आ रहा था कि एक पॉइंट तो ये मैंने बोल के ही आना है, वो मेरे को आपने मौका दे दिया। मेरा ये कहना है कि ये इंतज़ाम जो है, जो सब शब्दों को हटाना है, ये बीजेपी के सत्ता के दौर के लिए है ही नहीं। ये इंतज़ाम उस दौर में है जिस दिन किसी कारणवश इलेक्टोरल जो भी हमारे यहाँ पे होता है, उसमें अगर इसको सत्ता से हटा दिया जाए, ये इतना कमज़ोर हो जाए सत्ता के अंदर, ये अपनी मनमर्जी नहीं कर पाए, ये उस दिन के लिए है शब्द, इन शब्दों को हटाना। उस दिन वो मूवमेंट क्योंकि मैंने पहले कहा कि पहले ये किसी मूवमेंट के चलते नहीं घुसे, अब ये किसी मूवमेंट के चलते हटाए जा रहे हैं। तो उस मूवमेंट के पास यही टास्क रहेगा फिर उसके बाद कि कोई भी ऐसा काम जो इसको सोशलिस्ट बनाता है, कोई भी ऐसा काम जो इसको सेक्युलर बनाता है, वो सब काम हटाए जाने हैं। वो एक एक करके उनके पर्टिकुलर जो फीचर्स हैं देश के अंदर से, जहाँ भी कोई, फॉर एग्जांपल सोशलिज्म की अगर हम बात करें, सोशलिस्ट फीचर इस मुल्क में है कहाँ? वेलफेयरिज्म में नहीं। ठीक, सोशलिस्ट फीचर जो है इस मुल्क में इस बात में है कि आप गांव पकड़ लीजिए या शहर पकड़ लीजिए, उसमें जो लार्जेस्ट मेजॉरिटी है वो एक ही तरीके के जीवन के हालात में होती है। ये उनके सोशलिज्म को सत्ता के अंदर जगह पाना, ये तब तक उम्मीद है जब तक वो एक अपने सामने सोशलिज्म का झंडा लेके वो जो लार्जेस्ट मेजॉरिटी है वो अपने कॉमन इंटरेस्ट के साथ काम करती हो। लेकिन अगर उस लार्जेस्ट मेजॉरिटी को इस तरफ जाने से कभी रोकना है और उसको एक नई आइडेंटिटी देनी है, आपने उसको कहना है कि तुम लोग वो नहीं हो जो सब मिलके लुटते हो, तुम लोग वो हो जो सब मिलके हिंदू हो या जो सब मिलके कोई पर्टिकुलर धर्म के हो। तो जिस दिन तुम्हें वो नई आइडेंटिटी देके उनसे कुछ काम करवाना है, उस दिन के लिए है ये सारा काम। तो उस दिन के टारगेट्स हैं ये। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये शब्द हटाने की उनकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि ये शब्द उनको किसी को कुछ करने से रोक रहे हैं। वो जो करना था, जो सबसे खतरनाक अटैक सेक्युलरिज्म के हो सकते थे, वो तो हो चुके हैं। तो शब्द को बिना हटाए हो चुके हैं। इसी तरह समाजवाद की जो जड़ जो है वो 1991 से लेके अब तक पट्टी गई। और जो अभी क्या चल रहा है, अभी वो थोड़ी चल रहा है जनता के ऊपर हमला जिसको हम बोल रहे हैं। आज की डेट में तो जो एसपी सिंह कह रहे हैं कि 10 में से जो 1 के हाथ में जा रही है सारी गल, वो 9 के ऊपर हमले का दौर चल रहा है। बाकियों का तो काम कब का हो चुका है ना। तो इस दौर में ये शब्दों को हटाने का मतलब ही अगली लड़ाई की तैयारी है। फिर आपको याद है कि कभी ज़माना था और हमारी तमाम हिंदी फिल्में इससे भरी पड़ी हैं कि कोई गुंडा, कोई क्रिमिनल, कोई बहुत धनवान आदमी पॉलिटिशियन की शरण लेता था। फिर वो दौर बदला, फिल्में भी बदली और वो जो गुंडा था, जो धनवान था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो खुद आके पॉलिटिशियन बनने लगा। उसको लगा कि भाई क्या ही इसकी शरण लेते हैं, मैं ही पॉलिटिशियन बताऊँ, थानेदारी मैं लगा दिया करूँगा। सोशलिज्म के साथ भी एक दिन ये होना था। जो ताकतें इसके पीछे हैं, इन सब चेंजेस के पीछे, वो दरअसल बीजेपी से बहुत बड़ी हैं, वो राइट विंग ताकतों से बहुत बड़ी है। वो एक पूरा पीछे कॉर्पोरेट निज़ाम की एक अंडरस्टैंडिंग है उनके पास। वो इट गोज़ मच बियॉन्ड ट्रम्प, इट गोज़ मच बियॉन्ड मोदी और अमित शाह।
तो जैसे गुल्डे को लगा था कि सीधे सियासत में आ जाना है, इसी तरह से जब कॉर्पोरेट को ये लगेगा कि बहुत तोड़ लिया, अब कब तक वो क्या कोई मेहुल चौकसी भागता फिरे, कोई नीरव मोदी भागता फिरे, कोई अडानी बेचारा मोदी के ऊपर डिपेंडेंट रहे। अब कल बेचारे उसको कितनी उसके साथ नाजायज़ कर दी, गरीब आदमी के साथ, क्या नाम है उसका, इलॉन मस्क के साथ, कि अचानक ट्रंप ने उस बेचारे को कर दिया। तो फिर जो सारा ये जो इलॉन मस्क और ये मार्क ज़करबर्ग है, फिर इन्हीं को अंदर आना पड़ेगा। तो ये all of this goes much beyond Modi. Imagine a realm of cryptocurrency, imagine a realm of big tech, imagine a realm of big data and that data analysis and those kind of data analytics. And what do we see? People who are bringing this kind of nizam today, the Modis and the Amit Shahs won't even understand that world when it will come. तो ये सोशलिज्म को हटाना उन फ्यूचर के विजन के लिए ज़रूरी है। जब यहाँ अखबारों में जैसी भी अखबारें उस समय होंगी, जब उसमें क्लासीफाइड ऐड छपा करेंगी कि भाई मार्स के साउथ वेस्ट वाले कोने में मंगल ग्रह के एक कॉर्नर प्लॉट जो है इंडस्ट्रियल 8,500 एकड़ का वो फंडी है, उस समय अगर सोशलिज्म का होगा तो ऐसे उसके टुकड़े छोटे हो। या फिर जब ये ऐड छपनी होगी कि इंडिया को रूल करने के लिए एक प्रधानमंत्री चाहिए, आवेदन करें। ये उस दिन के लिए हमारा देश जो है 5वीं बड़ी जीडीपी है, और इस बढ़ती जीडीपी के साथ हम देख रहे हैं कि जो एक विदाउट एम्प्लॉयमेंट जो है तरक्की हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। एम्प्लॉयमेंट क्या है कि सुबह शाम जो है नौजवान 25-30 साल के 20 साल के स्कूटर मोटरसाइकिल पे भाग रहे हैं, ब्लिंकिट का बैग लेके, स्विगी का बैग लेकर माल यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। गिग इकोनॉमी इसको बोलते हैं। ना उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना उनके फेवर में कोई लॉ है। तो कुल मिला के मामला तो सारा फिर भी यहीं पर आ रहा है कि शब्दों के ऊपर बहस होनी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास तो बातचीत खत्म हो गई है, अगर आपके अंदर कुछ अभी है तो वो निकाल के रख दीजिए, फिर अगले पॉडकास्ट में यही विराम कहीं लाना भी करना भी है, पूर्ण विराम नहीं तो एक विराम अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे दोस्तों। जरूरी है जब यहाँ अखबारों में जैसी भी अखबारें उस समय होंगी, जब उसमें क्लासीफाइड ऐड छपा करेंगी कि भाई मार्स के साउथ वेस्ट वाले कोने में मंगल ग्रह के एक कॉर्नर प्लॉट जो है इंडस्ट्रियल 8,500 एकड़ का वो फंडी है, उस समय अगर सोशलिज्म का होगा तो ऐसे उसके टुकड़े छोटे हो। या फिर जब ये ऐड छपनी होगी कि इंडिया को रूल करने के लिए एक प्रधानमंत्री चाहिए, आवेदन करें। ये उस दिन के लिए तो हमारा देश जो है 5वीं बड़ी जीडीपी है, और इस बढ़ती जीडीपी के साथ हम देख रहे हैं कि जो एक विदाउट एम्प्लॉयमेंट जो है तरक्की हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। एम्प्लॉयमेंट क्या है कि सुबह शाम जो है नौजवान 25-30 साल के 20 साल के स्कूटर मोटरसाइकिल पे भाग रहे हैं, ब्लिंकिट का बैग लेके, स्विगी का बैग लेकर माल यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। गिग इकोनॉमी इसको बोलते हैं। ना उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना उनके फेवर में कोई लॉ है। तो कुल मिला के मामला तो सारा फिर भी यहीं पर आ रहा है कि शब्दों के ऊपर बहस होनी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास तो बातचीत खत्म हो गई है, अगर आपके अंदर कुछ अभी है तो वो निकाल के रख दीजिए, फिर अगले पॉडकास्ट में यही विराम कहीं लाना भी करना भी है, पूर्ण विराम नहीं तो एक विराम अगले पॉडकास्ट में